अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज एक मैं आपको वाकया सुनाऊंगी जिस पे बहुत हिकमत है और जिससे हम कोई सबक सीख सकते हैं। और जब मैंने खुद आज ये सुबह पहली दफ़ा सुना, मुझे मेरी रिसर्चर ने सुनाया, तो मैं खुद भी ऐसे हो गई थी, अरे वाह, वाकई इतनी सच बात है इसमें। और आगे फिर इसके बारे में जब मैंने ज़्यादा सोचा तो आपके साथ ये थॉट्स जो है मैं शेयर करती हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा एक काफ़िला था और वो कहीं रवाना था और जाते जाते जो है वो भटक गए अपने रास्ते से और उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो कभी वो इधर जाएं कभी उधर जाएं, ढूंढते रहे। आखिरकार वो थक हार के उन्होंने देखा कि थोड़ा सा दूर जो है उनको एक शहर नजर आया। उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम शहर की तरफ चलते हैं और यहीं पे लोगों से पूछ लेंगे कि आगे किधर जाना है या फिर यहीं पर हम लोग कयाम कर लेंगे। तो वो लोग उस शहर की तरफ बढ़े और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर और जो सहरा है जहां पर वो ट्रैवल कर रहे थे उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो उस दीवार को क्रॉस करने के बाद ही आप उस शहर के अंदर जा सकते हैं। और उसका तरीका जो है, वहां पर कुछ नौजवानों ने सोचा कि वो यही है कि हम अब इस दीवार से फलांग लें, इस दीवार को हम फलांग लें। तो वहां पर जो बाकी जो लोग थे, उनके अजीज रिश्तेदार होंगे, बाकी लोग, उन्होंने कहा नहीं गिर जाओगे, लग जाएगी, इतनी ऊंची दीवार है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कुछ ढेर सारे जवान जो हैं वो जमा, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, हम लोग जवान जहान हैं और हम देखते हैं कि अगली तरफ क्या है। तो वो सारे जो है उस दीवार पर चढ़ना शुरू हुए और पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। तो इसी तरह जब पहला गिरा तो शोर थोड़ा ज्यादा हो गया कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब दूसरा गिरा तो और ज्यादा हो गया, तीसरा गिरा तो और ज्यादा हो गया। तो नीचे जो आवाजों की गूंज थी वो बढ़ती ही गई और ये जो बात थी कि नहीं कर सकते, ये और ज्यादा लोग जो है कहते रहे। उसमें से एक नौजवान जो था वो चढ़ता रहा और फाइनली उसने जो है वो दीवार फलांग ली। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां पे उसने रस्सी निकाली और वहां से रस्सी फेंकी लोगों के लिए और उन्होंने कहा कि अब जो है मैं एक एक करके तुम लोगों को दूसरी साइड पर लेकर आऊंगा। तो जब लोग वहां पर फलांग गए तो उससे पूछा कि तुम में इतनी हिम्मत किधर से आई। तो पता चला कि उस बेचारे को सुनाई नहीं देता था, वो बहरा था। तो जब वो नीचे सारे लोग ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो उसको वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी और उसके अंदर वो डर और वो खौफ और वो झिझक जो है वो पैदा ही नहीं हो रही थी कि शायद मैं ये कर सकूं कि मैं ये ना कर सकूं। अब इसके अंदर बड़े मजे की बात है कि पहले तो ये कि सब कहते हैं कोई भी काम अगर करने का हो तो सब कहते हैं कि हम कर लेंगे। फिर जब कोई एक, और आपको बहुत सारे अपनी हेल्थ का इशू होता है, आपको अपनी जिंदगी के लिए डर लगता है कि अच्छा ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहुत डिफरेंट किस्म के खौफ जो है वो आते हैं और वही खौफ जो है वो रीइंफोर्स करते हैं आपके अजीज और रिश्तेदार जो ऑब्वियसली आपका भला तो चाहते ही होंगे। फिर होता ही है कि जब आप देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और एक नाकाम हो गया, उसके अंदर दूसरा नाकाम हो गया, फिर हम इस तरह की बातें करते हैं, भाई उस बेचारे ने भी पूरी जिंदगी लगा दी, देखो उसको भी तो कुछ नहीं मिला। अक्सर ये होता है ना कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो माँ बाप 3-4 एग्जाम्पल्स उसके सामने रख देते हैं, ये निकम्मा, वो निकम्मा, ये निकम्मा, देखो उसने भी ये किया कुछ नहीं कर सका, उसने भी ये किया कुछ नहीं कर सका। और यूजुअली हम करते क्या है कि नेगेटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव्स पे बड़ा कम फोकस करते हैं। हम 10 उन लोगों को तो कोट कर देंगे जो शायद वही काम ना कर सके हो, लेकिन हम 1-2 उन लोगों की मिसाल कभी भी नहीं देंगे कि बेटा वो कर भी तो गया ना, उसने बड़ी मुश्किलात देखी लेकिन वो कर गया। तो एक तो ये रीइंफोर्समेंट होती है। फिर जब आप कोई काम कर रहे होते हो और आप थोड़े से डाउटफुल होते हो, आपके दिमाग में ये आवाजें होती हैं कि अगर ये ना हुआ तो बड़ा बुरा हो जाएगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और कोई और जो वो काम कर रहा हो वो नाकाम हो जाए तो आपका खौफ और बढ़ जाता है। फिर जब दूसरा बंदा नाकाम हो जाए, 3-4 आपके सामने ऐसी एग्जांपल्स आ जाएं जो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे थे और वो नहीं कर सके, तो आपका ये खौफ इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी आप हिम्मत हार जाते हैं और आप कहते हो कि यार शायद मेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी ये लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं आपको, जो बार बार डराते हैं। कभी कभी आपके अंदर की आवाज होती है, ये जो दूसरों की नाकामी देख कर नाउमीद होना है, ये आपकी अपनी आवाज होती है जो आपको बार बार कह रही होती है कि तुम नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव भी की है और आपने बड़ी मशहूर कहावत भी सुनी होगी कि कभी भी अगर किसी चीज की चाहत बहुत ज्यादा हो, लगाव बहुत ज्यादा हो, या आपको बहुत ज्यादा चाह हो कि मुझे चीज मिल जाए, तो वो, अब आप साइंटिफिक टेलीपैथी या जो भी है, किसी कम्युनिकेशन को उसको बोल दें या आप अपने फेथ को, ईमान को, दुआ को उसके अंदर ले आए, तो वो चीज आपको मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप दुआ भी करते हैं ना तो दुआ में बड़ी शिद्दत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारा ईमान का तकाजा आता है। हमें पता होता है कि हम नमाज में बैठे, हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन अल्लाह ताला से हो रही है और इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं, तो हम कभी जिद में चीज मांग रहे होते हैं, अल्लाह मियां प्लीज 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 ये चीज मुझे मिल जाए। कभी कभी वो चीज मिल जाती है और फिर बड़े नुकसानदेह होती है और हमें समझ आ जाती है कि अच्छा भाई अल्लाह मियां
या कभी कभी हमें जो है सबक भी सिखा रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं सोच समझ के दुआ करनी चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए कि वो हो जिसमें मेरी बेहतरी हो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर प्लान्स जो हैं वो किसी के नहीं होते हैं। तो इसके अंदर मोटिवेशन की जहां पर बात है, आपको कभी भी आप कोई काम करना चाहेंगे, याद रखें कि कोई अगर मुश्किल काम है और कोई नहीं कर सका है तो आपको शुरू में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। स्पेशली कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो जनरल होते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने किए हैं, उस पर आप मशवरा भी ले सकते हैं। अच्छा यार तुमने फिर यहाँ क्या किया, वहां क्या किया, लोग आपको मशवरा दे देते हैं, आपको समझा देते हैं। जो काम कभी किसी ने ना किया हो तो उसका पास भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको खुद बनाना पड़ता है। तो एंड तक वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा आपका अगर वही रहेगा तो अल्लाह ताला ही है एंड में जो रास्ते खोलता है और आपका वो काम हो जाएगा। और वो लोग जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो वाकई आपके लिए कुछ कह रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में हमेशा नाकामियां देखी होती हैं, चाहे उनकी किस्मत बुरी हो या उन्होंने कभी कोशिश ना की हो, तो उसकी वजह से वो बड़े कड़वे हो जाते हैं और वो नहीं देख सकते कि कोई और जो है वो एक्सेल करे अपनी जिंदगी में। तो ऐसे लोगों की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। जब भी आपका प्लान आपको लगे ठीक है, इसमें किसी का नुकसान नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी, आपका जो है ज़मीर आपको कह रहा है कि जो आप करने जा रहे हो वो ठीक है, आपका इरादा नेक है, तो उसको परसू करें। और इधर उधर की आवाजें लोगों की हो या चाहे वो अपनी हो कि आप ये नहीं कर सकते, तो इनको सुनना छोड़ दे। कहते हैं ना, नामुमकिन के लफ्ज के अंदर ही मुमकिन है। तो अगर उस ना को आप साइड पे फेंक दें तो वो काम मुमकिन हो जाएगा। और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज ना करें। जिस जज्बे से स्टार्ट किया था, जो आपकी इंस्पिरेशन थी, उसको बार बार सोचा करें। मेरा सवाल भी आज आपके लिए यही है कि कौन लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते? ऐसे कौन लोग होते हैं? वो आप खुद होते हैं या आपके गिर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके खैर ख्वाह होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि कभी आप एक्सेल करें? मुझे तो ऐसे लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती कि अगर आपको कोई इंसान बुरा लगता है और आप चाहते हैं कि हाय इसके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो, और उसके साथ वाकई कभी कुछ अच्छा ना हो, तो उससे आपकी जात पे क्या फर्क पड़ेगा? कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा या आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? तो किसी का बुरा चाहने में एंड में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ। अच्छा जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088770 आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehktimorningofficial। यहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपने मशवरे। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर पे। हमारे पास बहुत सारे जो है मजेदार ख्वाब आ चुके हैं और उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ होंगी डॉक्टर अर्मिला, जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और आज हम मना रहे हैं टमेटो डे। और टमाटर किस तरह खाए जाएं, कैसे फेस पर लगाए जाएं, किस तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हमारे साथ होंगी डॉक्टर फरीहा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, और हमें बताएंगी इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इस पर, किस तरह ये हमें फायदा दे सकते हैं। हमारे साथ है सादिया यासिर, जो कि ब्यूटिशियन है, तो यू नो सम मास्क्स कमिंग योर वे। हमारे साथ होंगी शेफ हिना, जो कि हमें बनाएंगी क्रीम ऑफ टमेटो सूप। और प्लीज वो पैकेटों वाला इस्तेमाल करना छोड़ दें, हम आपको यहीं पर बनाना सिखा रहे हैं। और एक और वर्ड जिस नाम की मैंने एक जमाने में कार्टून देखा था, रैटाटुई, तो आई थिंक सो ये कोई डिश भी है। तो आज हम पूछते हैं, हिना जब हमारे पास आएंगी उनसे पूछेंगे कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। और मजेदार सर्दी आ गई है तो टमेटो सूप तो बहुत हिट हो जाता है, तो इसको भी जल्दी से हम सीखते हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हमारे फेवरेट मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तबीयत थोड़ी नासाज है। हाँ, जिंदगी के साथ साथ चलती है, लेकिन जिंदगी तो रवां दवा रहती है। क्या बात है, ये स्पिरिट होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आज हम ख्वाबों की ताबीर के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन हमारा नया स्टार जो है वो आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू है, जिसपे सेजिटेरियस, जिसपे हमने कल जो है बात की थी। अच्छा, अगर हम इन बच्चों की बात करें, सेजिटेरियस बच्चों, क्योंकि मुझे ना बड़ी टेंशन होती है जो आगे वाली बच्चे आ रहे हैं ना, जो वो आ रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी की वजह से, जितना इन लोगों ने पता नहीं क्या होगा। तो किस किस्म के टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं सैजिटेरियस? सैजिटेरियस एलिमेंट इनका फायरी होता है, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। और अगर हम इनके मिड स्ट्रक्चर में जाएं, बॉडी में, तो ये मीडियम स्ट्रक्चर के लोग होते हैं। वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है।
अच्छा, वेट गेन करने की हाँ, टाइम। इनमें टेंडेंसी होती है सेजिटेरियन, और इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी की बात की है, मैं इस रेफरेंस से ये थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि इनमें बैठने की आदत इनकी इस टेंडेंसी को और बढ़ा देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल जो है इसने वो गेम सारी खत्म कर दी हैं, वो बिल्कुल। सब कुछ कमरे में ले आया है। बिल्कुल। इवन हमारा वर्क स्टाइल वो भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, ये सारी चीजें, बच्चे भी अब उस पर चले गए हैं। बच्चों का जो बचपन होता है, उमूमन ये बच्चे अपने बचपन में बड़े स्वीट होते हैं, लेकिन फायरी नेचर इनमें होती है। फायरी नेचर होने की वजह से गुस्से का एलिमेंट इनके अंदर जरा ज्यादा होता है। लेकिन एक क्वालिटी इनके अंदर होती है कि अगर इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर प्रॉपर अपनी पोजीशन पे हो तो फिर ये कोई शरारत करेंगे, कुछ कहेंगे तो बात सुनते हैं, केयरिंग होते हैं, कंसिडरेट होते हैं। अच्छा। यानी ये फायरी 3 साइन जो हमारे हैं, एरीज, ल्यू और सेजिटेरियस, ये 3 साइन फायरी साइन होते हैं। उनकी निस्बत इनमें एक रुझान होता है बात सुनने का। अच्छा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल साइड इनकी स्ट्रांग होती है। इसीलिए हम अपने बहुत से मजहबी लीडरों की तरफ देखते हैं, दुनिया के तमाम मजाहिब के जो लोग हैं इसकी प्रैक्टिस करें, उनका ज्यादातर जो ताल्लुक होता है, जैसे हम मीडिया की बात करते हैं तो लिब्रा, इसमें जब हम देखते हैं मजहब में तो स्पिरिचुअल लोग जो अच्छा, हमें ये सब सेजिटेरियस से मिलते हैं लेकिन फायरी होने की वजह से एक फैक्टर ये होता है कि जब अगर ये एक्सट्रीमिस्ट हों तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रूथलेस, ब्रूटल, फायरी, डोमिनेटिंग और किसी को अपने मुताबिक ना समझने वाले। क्योंकि हर चीज जो है वो एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, फिर अगर उसको टाइम पर ना रोका जाए। अच्छा, तो मतलब इन बच्चों को हैंडल करने का बेस्ट तरीका है इसके, आप उनकी बात सुनो, शुरू से उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन उनको एक तो जनरली बच्चों को चेक एंड बैलेंस साथ साथ होना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक, कुछ दें भी कुछ लें भी। वो कल एक दोस्त बड़ा बता रहे थे कि आजकल पेरेंट्स में एक विटामिन एन की बड़ी कमी है। तो मैंने कहा विटामिन एन कि बच्चों को कहना नो, दैट इज विटामिन एन। बिल्कुल, और कोई ये नो कहता बिला ही नहीं। शुबा ये जो है हमारे जमाने में विटामिन एस नहीं, वाई नहीं था, यस या ओके, यस ही नहीं वो होती थी। था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आज स्टेज में हूँ जहाँ मैं अपने बचपन को भी सामने रखता हूँ, जवानी को भी, और फिर अपने बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को ना भी करनी चाहिए, क्योंकि तरबियत का अमल है। क्योंकि ये फिर उम्र, जैसे अभी हमने यूथ की बात की, जब इनका ब्रॉटअप हर चीज मिलते मिलते होता है और जब अपनी तौर पे वक्त सामने आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ मुश्किलात आती है, तो फिर इनकी जात में टूट फूट का शिकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको आदत डालें आदत नहीं होती बचपन से, क्योंकि जिंदगी में बड़ी जो है ठोकरें आपको मिलेंगी, तो पहले से अगर थोड़ी सी आपको आदत हो सहने की तो इजी हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास सवालात हैं। अच्छा, किसी ने बड़ा अच्छा डिटेल में सवाल भेजा है मुझे, मियाँ साहब से कुछ सवालात कर रहे हैं। नंबर 1, ख्वाब कौन से सच्चे होते हैं? ठीक है, ये ख्वाबों को 2-3 तरह के ख्वाब होते हैं। पहली बात ये कि कोई ऐसा चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कौन से सच्चे होते हैं। डिपेंड करता है कि किस आदमी को ख्वाब आते हैं और किस कैफियत में ख्वाब आते हैं। अच्छा। और फिर उस कैफियत में आप क्या होता है, जैसे REM, रैपिड आई मूवमेंट, एक ख्वाब ऐसा आता है जिस ख्वाब में आप अगर बच्चे को भी देखेंगे तो सोते सोते उसकी पलकें झपक रही हैं, मूवमेंट आ रही है। ये वो ख्वाब होता है जो डीप ब्रेन से जनरेट होता है, और जब वो होता है तो हमारे तमाम नर्व्स पे और मसल्स पे अफेक्ट करता है, और उस कैफियत में आप चल रहे होते हैं। ठीक। एक तो ये ख्वाब होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पे बहुत ज़्यादा हो। सेकंड ये है कि ये वो ख्वाब होना चाहिए जो किसी रिसेंट वाक़े का इम्पैक्ट ना हो। अच्छा। क्योंकि अमूमन कभी ख्वाब हमें दिखाई देता है, खुदा न खासा बम ब्लास्ट हुआ है, तीसरे दिन किसी ऐसे शख्स को ख्वाब आएगा कि बम ब्लास्ट हुआ और मैं भी उसका शिकार हूँ। वो सच्चा नहीं होगा। बिल्कुल, कभी कभी हम मूवी देखते देखते सो जाएं तो वही चीज वो हाथ में भी आ जाती है, लाशऊर में वो चीज दफन हो जाती है, और जब हम सोते हैं तो वो मेमोरी फिर जब वो चलती है तो कुछ ऐसी चीजों को रिप्ले करती है। वो बेसिकली आपके लाशऊर में देखी गई चीजें शऊर में होती हैं, दफन हो जाती हैं। फिर वो जब हम सोते हैं तो उस वक्त वो चूंकि लाशऊर जाग रहा होता है, हमारा कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, तो वो ख्वाब बन के सामने आता है। इसलिए ऐसे ख्वाब तो अमूमन जो कहा जाता है कि वो ख्वाब जो गहरी नींद में आए, जिसका रिसेंट गुजरे वाकयात से ताल्लुक ना हो, और फिर सेकंड रिकरिंग ड्रीम, अगर एक ही ख्वाब मुस्तकिल किसी न किसी शक्ल में तब्दीली से आए, वो ख्वाब इम्पोर्टेंट होता है, वो सच्चा होता है। वो ख्वाब इम्पोर्टेंट होता है। आपको हमने ये तो बता दिया। दूसरा उन्होंने कहा
खाना ज्यादा खाने से ख्वाबों पर असर होता है? बहुत बुरा। अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि ये बड़ा मजे की बात ये है कि खाने में भी कई तरह के खाने और तिब में जैसे कहते हैं कि ऐसे खाने बादी खाने जिससे गैस डेवलप होती है, वो जब डेवलप होती है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ वो डायफ्राम जो दिल और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान एक वॉल है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करती है। जब वो प्रेशर डेवलप करती है तो हार्ट के ऊपर दबाव बनता है। जब वो दबाव बनता है तो वहां पे हमारे सेंसेस सारे डिस्टर्ब होते हैं। वो जब डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसे में ख्वाब आते हैं। अच्छा, ऐसे में जो ख्वाब आते हैं अमूमन बुरे और खौफनाक ख्वाब आते हैं। अच्छा जी हाँ। जैसे मैं उसकी मिसाल यूं देखता हूँ कि जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं रात को देखा कोई मेरा गला दबा रहा है और मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, हटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेहिस और मूव नहीं कर रहा। अमूमन ऐसे लोग जो एक लेफ्ट साइड पे सोते हैं, दिल का दबाव बनता है और ब्रेन को ऑक्सीजन जब या ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है तो ऐसा ख्वाब जनरेट होता है, जिसको अमूमन मंसूब कर दिया जाता है कि कोई ऐसी आसेब या कोई ऐसी चीज थी और वो मैं उससे फाइट करता ना। ऑक्सीजन की कमी और दबाव ये दो ख्वाब जैसा डेवलप करते हैं, इसलिए खुराक का बड़ा रोल है। इसीलिए पुराने वक्तों में अगर जो तिबी असूल है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सोएं ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नॉर्मल हो जाए, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारी ज़हनी कैफियत के लिए। ज़हनी कैफियत बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम उसमें तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आपने ख्वाब में देखा ना कि आप मर रहे हैं, आप कहीं से गिर रहे हैं या कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा, इसका मतलब आपने खाना ज्यादा खा लिया था। मतलब अपनी डेथ देखना जो है कि खाना तो नहीं ज्यादा खाया था। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाए? ठीक है, मैं बिल्कुल मैं ठीक मियां नईम साहब से बात करना चाहती हूँ। मेरे बेटा है, उसके 31 मई डेट ऑफ बर्थ है, 31 मई 2001। अच्छा जी। नहीं, हाँ जी, 2001 31 में वो जमुनाई में आता। वो बच्चा जिद्दी बहुत, उसको मैंने वो डाला हुआ हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो बच्चा मुझे बहुत तंग करता। कोई बात नहीं, उसको मैंने डाला हुआ हॉस्टल में पढ़ने के लिए, उन्होंने ये कहा है ना। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, बच्चों को सुधारने के लिए अगर आप हॉस्टल भेज रहे हैं तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, वो मजीद बिगड़ जाएंगे, स्पेशली लड़के, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेंगे। एक बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। क्यों नहीं साहब, ऐसा है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आजकल वाले हॉस्टल देखिए, एक तो बड़े क्लासी हॉस्टल हुआ करते थे जहाँ बोर्डिंग, जहाँ प्रॉपर ग्रूमिंग होती थी, बिल्कुल वो नहीं, ट्रेनिंग होती थी। वो अब यहाँ हम देखें क्यों हॉस्टल में कुछ लोग भेजते हैं। हो सकता है कि जहाँ ये खातून रहती हैं एक ऐसा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फैमिली के और बच्चे भी हैं, उनकी और उनकी तरबियत का जब एक क्लैश पैदा होता है तो ऐसे में भी कहते हैं कि शायद इसे, या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे माहौल ऐसा, तो वहाँ बच्चे को निकालने के लिए कभी कभी ये भी जरूरत होती है। कभी मतलब या तो ये कि घर के अंदर अगर बहुत डिस्टर्बेंस, जैसे मैं बहुत सारे केसेस को जानती हूँ जहाँ पे सेपरेशन हो रही है या डिवोर्स हो रही है तो बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, तो तब लेकिन नेम साहब बच्चों में इतनी रिजेंटमेंट पैदा होती है अपने माँ बाप के लिए, अगर आप उन्हें घर से, अगर वो घर में, उनके दिमाग में ये होता है कि बिकॉज आई डिड नॉट बिहेव, बिल्कुल सही, कि मैं घर में तमीज में नहीं था तो मुझसे तंग होकर माँ बाप ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। कभी कभी मेरे पास तो इस तरह के बड़े केसेस आते रहते हैं, वांटेड और अनवांटेड वाला एलिमेंट भी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बुरा होता है। ये सबसे बुरा होता है कि हमें क्यों प्यार नहीं मिला, हमें पेरेंट्स के साथ रहने का मौका क्यों नहीं मिला। अच्छा, उसका फिर एक और असर भी मैं देखता हूँ, वो ये होता है कि ऐसे बच्चे फिर अमूमन जिनके अंदर ये चीज गिरा कर लेती है कि हमें माँ बाप ने बचपन से निकाल दिया, फिर वो बड़े होकर कभी भी करीब नहीं होते, बिल्कुल जो कहते हैं ना, इज्जत नहीं करता, बात नहीं सुनता, उनके दिल में जस्टिफाइड होता है। अच्छा, इनका मैं एक्सक्लूसिव खैर बात करता हूँ क्योंकि इनका जो साइन है बच्चे का जेमिनाई साइन है, और जेमिनाई की शायद आपको याद भी, हम बात कर रहे थे कि पिछले 4 साल से एक तो इस बच्चे की एज उस एज ग्रुप में आया कि 2001 है तो इस वक्त उसकी जो एज है वो 15 साल पे बन गई। 15 साल एडोलसेंस का वो एज होता है जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं, लड़के की आवाज़ भारी होती है, वो अपने आप को एक मर्द की दुनिया में देखता है, बड़ों से इंस्पायर होता है, उन जैसी हरकत करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी तब्दीलियां जो है उसके अंदर पैदा होती हैं, और फिर मेल होने की वजह से जो हार्मोनल हैं वो उसकी जरूरत, नेचुरल एक प्रोसेस है, लेकिन उसी के साथ साथ एक आज़ादी का एलिमेंट भी उसके अंदर आ जाता है, एग्रेशन का भी एलिमेंट आता है। यहाँ पे नंबर 4 है। नंबर 4 जब मैं इसका देखता हूँ जेमिनाई में, तो ये एलिमेंट यह करता है कि बेसिकली इस बच्चे के साथ फादर का रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए था।
फादर का रोल जब फ्रेंडली होता है जेमिनी बच्चे के साथ, तो वो उसकी इन ख्वाहिशात, इन हरकत, इन तब्दीलियों को फ्रेंडली जेस्चर में साथ लेके चलता है, तो वो अंडरस्टैंड करता है। प्लस नेगेटिव प्लैनेट था 2003 से, तो किसी वजह से ये गैप या दूरी बनी हुई दिखाई देती है। सोल्यूशन तो यही था कि साथ रहते और प्यार से इसको टैकल किया जाता है ये। लेकिन मैंने कहा ना कि हमने चूंकि पूरी बात नहीं समझी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है उनकी मजबूरियां किस किस्म की हैं, इसलिए हमें आउटराइट वो नहीं कह सकते। मैं जनरल, लेकिन जनरल हमें। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, प्लीज मुझे बता दें। हाँ बता देते हैं। सलाम दुआई कर लो नबीला सुबह सुबह। वो असल में ना मैं काफी दिनों से कॉल कर रही हूँ ना, कॉल नहीं मिल रही, तो मुझे ये फिक्र है कि कहीं कॉल ड्रॉप ना हो जाए। नहीं नहीं, बताओ टेंशन बेटा, ना ले। बताओ। हम बताए 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 बताए। कोचिंग करती हैं और बहुत अच्छा शौक है मेरे भाई का बस। पूछो पूछो, सवाल पूछो। 29 जुलाई 1997। अच्छा जी। पूछना है कि भाई कब तक चला जाएगा और इसकी शादी कब होगी। 29 जुलाई 1997। 1997। उसकी शादी कब होगी और क्या होगा? बाहर कब ये चला भाई जाएगा? कब तक जाएगा? बाहर कब तक जाएगा? है कोई प्लान्स में? अप्लाई किया हुआ कहीं? 2-3 दफा किया लेकिन नहीं, मतलब नहीं काम हो रहा। अच्छा, अभी भी नहीं होगा। एक बात ये कि पहली बात ये है कि उसे कोशिश ये करें कि यहीं पे रह के कुछ काम करने की कोशिश करे, इसलिए कि उसने अपने 3 साल जाया किए हैं बाहर जाने की ख्वाहिश में कि मैं जा रहा हूँ और उसकी वजह से यहाँ भी सेटल नहीं हूँ। अदरवाइज वो यहाँ भी कुछ करता तो किसी कोई ना कोई चीज़ बिजनेस या जॉब सेटल हो जाती। एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई हुई है। लेकिन अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2017 जून जुलाई के करीब जाके इसका स्ट्रांग पोजीशन बनती है, और इसके लिए दोबारा जो अगर आप कोशिश भी करें तो वो फरवरी में करें, उससे पहले करना बेकार होगा। ठीक है ना? ठीक, पूरा देख लिया हमने। और प्लीज ये जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने देखा इतने साल जाया कर इमिग्रेशन के चक्कर में, पीआर के चक्कर में, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। इसलिए कि वो बस जब हम ये सोचते हैं कि हमने जाना है तो उसी दिन से वो अपनी दुनिया महदूद कर लेते हैं और वो तैयारी होती है। पहली बात, एक चीज मैं और भी आपको बताऊं, माना के हालात ऐसे ही हैं और माइग्रेशन सारी दुनिया में एक दूसरे मुल्क में हो रही है। हमारे मुल्क में तो फिर अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बहुत से मौके, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ठीक है, मैं जाने को भी बुरा नहीं कहता, जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जाना हल नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने वक्त अच्छा लिखा है, वो वही मेहनत अगर आप यहाँ करेंगे तो वहाँ पे भी कामयाबी होती वहाँ है। पर भी कामयाबी होगी, बिल्कुल। ठीक है ना? खुदा सारी दुनिया का एक ही है, नसीब सारी दुनिया में एक है। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन में कभी माइग्रेशन या मूवमेंट इंडिकेट करती है कि आप जगह बदलें, किसी और जगह जाएं, ये तकलीफ एक अमल होता है ना, वो तकलीफ उठाएंगे तो उसके बदले में आपकी सेटलमेंट होती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस उम्मीद पे जाना, और इत्तेफाक से मैं इस तरह के केस भी डील कर रहा था, उस शख्स ने भी बड़े लॉसेस किए और उसके बाद सीनियर एज का आदमी जहन को रोके हैं कि नहीं मैंने बाहर जाना और सेटल होना, जबकि अमेरिका इस वक्त बैठे हुए लोग वहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। प्लीज अपने मुल्क में रहो। मैं तो ये कहती हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्वाब है, जी, जी। ये पूछ के जो है फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ प्लीज। अच्छा जी, अफशीन पूछ रही है कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि मैं अपने जैसी एक लड़की से हम कलाम हो रही हूँ, जो कि मैं खुद हूँ, और वो मुझे बुरा भला बोल रही है। गुड। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत ख्वाब है, इसलिए कि हर जात के अंदर एक जात होती है, ठीक है, और मेरे बारे में बुरा भला बोल रही है। बेसिकली ये वो एलिमेंट है जिसकी जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही तरबियत की जरूरत है, अपने अंदर कुछ ऐसी खामियां जिन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये हमजाद, उर्दू में जब हम कहते हैं तो उसे क्या हमजाद आपका, लेकिन ये मल्टीपल पर्सनैलिटी जब वो बन जाती है, ये उस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इशारा ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिन्हें इम्प्रूव होने की जरूरत है, करने की जरूरत है। ठीक है ना? और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप अच्छे हैं और आपका लाशऊर, आपका ज़मीर आपको थोड़ा सा कहता है कि नहीं, बी केयरफुल, ट्राई टू बी मोर कल भी गुड। बात कर रहे थे कारमा और बेहतर होने की कोशिश करो, तो ये अच्छी पर्सनालिटी का साइन है। उसका नाम है मिस ज़मीर। वो जो आपसे बात करी ना, मिस ज़मीर उसका नाम है। अगर वो अभी तक जागा हुआ है और ख्वाब में आके आपसे बातचीत कर रही है ना, तो उसका मतलब है कि अच्छी बात। जो आपको बुरा भला कह रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वो आप ही की जात का एक हिस्सा है, कोई और नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नहीं साहब फॉर बीइंग हियर। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक लगा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी खवातीन जो हैं वो आ गई हैं, हमारी स्क्रीन सज गई है
इन ट्रू सेंस महक गई है, बिकॉज एवरीबडी सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। तो मैं वेलकम करूंगी यहाँ पे डॉक्टर अर्मीला को, जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक। डॉक्टर फरीहा, माय न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ आर यू? थोड़ी सी पजल बट गुड राइट नाउ। सादिया यासिर, हमारी ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और हिना, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सब आपसे कैसी तो हैं? मैंने इसका पूछना नहीं है जो आप रैटाटूई आज बना रही हैं, क्योंकि रैटाटूई की एक मैंने वो देखी है कार्टून कार्टून है ना, जिसके अंदर वो चूहा शेफ होता है ना, चूहा शेफ इतना क्यूट होता है वो। और उसकी सबसे मजे की बात ये थी कि जब वो खाना पकाने जाता है ना, तो जाके पहले अपने हाथ सैनिटाइज करता है ना, बता रहे हैं कि शेफ साफ सुथरे हैं। साफ सुथरे होते हैं। मैं ये आप चूहा भूल हूँ, जाएंगे, आई एम हम वेरी गंदे लोग क्लीन। जाके पहले अपना हाथ सैनिटाइज करता है, फिर जाके वो खाना शाना बनाना शुरू करता है। मेरी अम्मी कहती है मुझे कहीं नजर आ जाए तो उसको मार दूं, हमेशा कि पूरा सैनिटाइजर के नीचे क्यों ना हो। बट आज हम लोग टमेटो डे जो है वो मना रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं उस चीज से जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन होती है खवातीन को, वो है आपकी स्किन। सो टमेटोज, यस। बहुत अच्छा। आप वेजिटेबल कह चाय सकते रख हो दें या वहाँ। फिर फ्रूट्स। जी, वेजिटेबल या फ्रूट दोनों तरह से यूज होता है। बट है ये फ्रूट, पता था आप लोगों को? टमेटोज जी, फ्रूट और बेसिकली अमेरिकन ऑरिजिन का ये बेसिकली फ्रूट, आप ज्यादातर तो फ्रूट ही इसको कहा जाता है दुनिया में, लेकिन वेजिटेबल में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। सुंदर, आप अगर स्किन के लिए पूछेंगे स्पेसिफिकली, तो स्किन के लिए इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन इसके अंदर होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसका सबसे ज्यादा उसका बेनिफिशियल रोल है इन इम्प्रूविंग योर स्किन टेक्सचर एंड कलर, एंड ऑल्सो गिविंग इम्प्रूवमेंट इन एक्ने। जो ऑयली ग्रीसी स्किन होती है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग लोगों की प्रॉब्लमैटिक, तो आप एक सिंपल रेमेडी जो है उसको अगर आप फ्रूट या वेजिटेबल में ढूंढो तो वो टोमेटोज की फॉर्म में, और बहुत सस्ती रेमेडी भी है, मिलते थे। बहुत अच्छा, एक्सपेंसिव चीज नहीं है। एक्ने से मुझे याद है, somebody asked me specifically कि प्लीज पूछिएगा कि ये जब एक्ने चली जाती है तो कुछ लोगों के मुंह में खड्डे खड्डे से रह जाते हैं। जी। जिस तरह पूरी वो मुझे जिसने बताया था, बता रहे थे कि मैं देखती थी कि जो पेंसिल की वो होती है ऊपर नेप होती है, वो पूरी की पूरी मेरे उस में चली जाती थी। जी बिल्कुल, आइस पिक स्कार्स होते हैं ना, आइस पिक स्कार्स। बिल्कुल वो डीप छोटी छोटी तो क्रेटर्स बन जाते उसको हैं। कैसे ठीक किया जा सकता है? कैन दे बी फिल्ड? आपकी स्किन स्मूथ हो सकती है? जी, ever or not? उसके लिए बेसिकली स्किन रीसर्फेसिंग की टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ती है। कुछ लोग तो पहले सिर्फ लेजर पे रिलाई करते थे कि सिर्फ फ्रैक्शनल लेजर कर लें, रीसर्फेसिंग लेजर कर लें और स्किन को ऊपर से रिमूव कर दिया जाए, और जब नई स्किन आती है तो वो बेहतर कोलेजन प्रोड्यूस करती है और वो क्रेटर्स फिलअप हो जाते हैं। लेकिन अभी जो ज्यादा यूज हो रहा है एशियन स्किन में वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी विद माइक्रोनीडलिंग, जिसके साथ आप कोलेजन प्रोडक्शन करते हैं और आपकी स्किन का जो कलर है वो अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितने भी एब्लेटिव लेजर्स हैं वो आपके कलर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। मतलब पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन देने का चांस होता है। बाद में ट्रीटमेंट के बाद कुछ अर्से के बाद अगर आप सूरज में निकलते हैं तो स्किन काली होने का खतरा होता है। अच्छा। तो ज्यादा बेहतर जो सोल्यूशन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा कुछ एरियाज के ऊपर हमें कभी कभी फिलर्स भी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई ऐसा क्रेटर रह गया या कोई ऐसा स्कार है जो नहीं फिलअप हो रहा विद ऑल द ट्रीटमेंट्स, तो वी विल जस्ट फिल इट अप विद द फिलर। तो ये इसके सोल्यूशन। अच्छा, और इसकी क्लेंसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी? बिकॉज आप अगर बेस लगा रहे हो सो इट माइट जस्ट वो उसके अंदर चली जाती होगी जी ना? जो भी एक्नी प्रोन स्किन है या स्कार्स वाली स्किन है, उसकी क्लेंजिंग नॉर्मल स्किन से थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा बेहतर तरीके से करनी पड़ती है। उसमें ऑयल कंट्रोल भी बेहतर करना पड़ता है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा टोनर या एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट वाली कोई ना कोई चीज भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, ताकि जो डीप सेट थोड़ा सा क्रेटर है वो कम्प्लीटली साफ हो। वो एक लेवल के ऊपर स्किन नहीं है, उसमें एक हल्की सी डिप्रेशन है, सो यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपर्ली। इसके लिए जो आपको मैं मेडिकल जो तरीके बता सकती हूँ वो हाइड्रोफेशियल है, बिकॉज उसके अंदर आपकी स्किन की सक्शन हो रही होती है। तो जब वो सक्शन होती है तो वो सारा का सारा जो डस्ट है या मटेरियल है, मेकअप है, या जो आपका डेड लेयर ऑफ स्किन है, वो जो अंदर फंसी हुई आपकी स्किन, वो उसको रिमूव कर सकता है। इसके अलावा माइक्रोडर्मेब्रेशन है, बिकॉज उसके अंदर भी थोड़ी सी सक्शन हो रही होती है, और सक्शन के साथ जब आपके ऊपर से क्रिस्टल्स पास होते हैं तो स्किन को जेंटल सी उसकी एक्सफोलिएशन कर जाते हैं। Radiation कर रहे होते हैं। तो ये आई होप, उम्मीद है कि आपकी स्किन जो है वापस ठीक हो जाएगी, और वो यहाँ पर उनके बहुत ज्यादा जो है वो स्कार्स बन गए हैं। बहुत They're अच्छे very, रिजल्ट्स very- आते हैं सुंदस। जो एक्नी वाले लोग आते हैं उनके बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, और हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के बाद बहुत एक फाइन थ्रेड्स होते हैं जिनको हम मीजो थ्रेड्स भी कहते हैं, या वेरी फाइन थ्रेड्स, हम लोग वो भी आपकी स्किन में डाल देते हैं, पूरा एक नेटवर्क बना देते हैं थ्रेड्स के साथ। अच्छा। उससे भी फिर आपकी कोलेजन प्रोडक्शन 3-4 महीने तक स्टिमुलेशन होती रहती है कोलेजन की। तो उससे वो गिव्स अ plump वेरी हो गई नाइस skin वेरी नाइस ठीक इम्पैक्ट। हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त। माय मॉम वार्न्स में, मुझे बताती हैं कि
आपकी एक्ने, बिकॉज शी गॉट एक्ने व्हेन शी वाज 29, तो कहती है कभी कभी आपको लेट 20s में भी एक्ने शुरू हो जाती है और वो बहुत बुरी होती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ मुझे तो 16 में आई डिडंट गेट द प्यूबर्टी वाली अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई होप कि वो 29 में जो है ना आए। डिलेड ऑनसेट एक्नी भी एक होता है, उसके अंदर बेसिकली वो हार्मोनल एक्नी होती है। अच्छा। वो आपकी जो टीन एज में एक्नी होती है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसमें थोड़ा बहुत आपका पीरियड्स का साइकिल डिस्टर्ब हो या आपने पिल्स यूज किए हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज किए अच्छा। हो, ये इश्यूज आ जाते हैं। सेकेंडली आप बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हैं बाय दैट एज, तो वो तमाम चीजों का रोल उस एक्नी में ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हैं बाय दैट एज, हमने अभी से यूज करना शुरू, रोज सुबह मुंह पे मेकअप। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरे सवाल का अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं कौन से ऐसे लोग होते हैं जो आपको कभी जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करते हुए नहीं देख सकते? अच्छा हासिल करते हुए ज्यादातर दोस्त होते हैं। दोस्त नहीं हाँ देख जी। सकते? क्यों? हाँ नहीं, वो कंपटीशन हो जाता है ना एक। नहीं, दोस्तों को तो चाहिए अपने दोस्तों को हेल्प करें कुछ बेहतर होने की, आगे बढ़ने की। नहीं, मेरी जिंदगी का तजर्बा तो यही है, स्कूल में भी कॉलेज में भी, जो बेस्ट फ्रेंड होता है अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों जेलस हो रही होती है अच्छा। और अच्छे काम की। वो अपने But experience से फिर बता रही फिर वो ना आपके कि दोस्त नहीं थे, पर आपके दोस्त की डेफिनेशन एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड कि वो एक्चुअली आपके दोस्त नहीं होते। बिल्कुल, दे आर डिसगाइज्ड, वो आपके दोस्त बने हुए होते हैं। नंबरों में भी, हर बिल्कुल। चीज में, रिजल्ट में हाय हाय। जेलस होती है अंदर। वाकई तो दोस्ती खत्म की उनसे कि नहीं? बस दोस्ती खत्म नहीं की, बस आना जाना जरा मिल कम के कर दिया। जाते हैं, जैसे दोस्त आना जाना इजी हो जाता है। तो जिसका दिल काला है वो तो फिर उसी के साथ है ना, जजा और सजा। ये तो है, सही कह रही हैं आप। हमसे क्या सवाल है आपका, बताएं। आपसे ये सवाल है कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि टमाटर शुगर पेशेंट क्या सलाद में खा सकते हैं? अभी बताती हूँ आपको, ठीक है? अभी बताते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, खा सकते हैं शुगर पेशेंट? बिल्कुल खा सकते हैं। इट इज सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, जो कि डाइटरी फाइबर आपकी शुगर में बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम इसकी, तो किस क्या न्यूट्रिशन है? एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बल्कि आप भी जरूर लें टू फाइट योर इन्फेक्शन, एंड प्लस एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन के एज वेल। अच्छा, तो ये प्लस देयर इज मल्टीपल एंड गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस। इट्स अ गुड सोर्स। मुझे बड़ी हैरानगी होती है उन लोगों पे जो मुझे कहते हैं मुझे टमाटर बहुत पसंद है, बिकॉज टमाटर इज समथिंग जो आपका सालन नहीं बनता उसके बगैर, ठीक है ना? मैंने कभी सलाद में खाए हैं ना अलग से। एंड मेरी फैमिली में एक छोटी बच्ची है, उसको इतने पसंद है कि वो उसको काट के ना नमक डाल के। मुझे खाना नहीं नहीं, बहुत मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक रॉ टोमेटो। है ना, होता है ना जब कुछ लोगों को टोमेटो इतने- डे है, नहीं उनको बहुत पसंद नहीं है। नहीं, वो तो अपनी अपनी चॉइस देखे। हमें That's बहुत my सारी favorite. चीजें- That's my favorite vegetable अच्छा, actually. Yeah. मैं सैलड्स में सैलेड में मुझे बहुत होते पसंद होंगे। है, और इसके अलावा जो हल्का सा ग्रिल्ड टोमेटोज होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। माय कजन मतलब कि छोटे छोटे, और वो अगर खाने के लिए आपने काटा है ना, तो वो थोड़ी देर बाद अगर वो घर में आए होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, अच्छा, वो कच्चा खा ऐसे ही जाएंगे। है ना, बच्चों मुझे को वैसे पसंद नहीं होता। मेरे तो बच्चे स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं अपने बर्गर्स में, सैंडविचेस में नो टोमेटोज, नोट और या फिर वो निकाल के मुझे दे देते हैं। आपको पसंद है ये? अच्छा, वो जाया नहीं होते। मुझे सिर्फ सालसा सॉस में वो Yes. नजर आ रहे हो तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन मैक्सिकन ठीक है। फूड में आई कैन हैव इट, है ना, उसमें अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें इतना कुछ और होता है ना। देखो हिना इतनी बुरी तरह देख रही है, टमाटर बहुत कोई हेल्दी चीज हो। फूड है, बहुत वही- हेल्दी है। इसीलिए ना कोई हेल्दी चीज गलती से हमें पसंद ना आ जाए। ये मसला सूप्स में भी जो मुझे सबसे अगर चॉइस दी जाए तो आई वुड गो फॉर टोमेटो सूप। आई लव इट, अच्छा, मुझे तो बहुत चले पसंद शेफ फिर अच्छी आज बात है। बना और मैं रही हूँ आपको एक दिन हेल्दी डॉक्टर साहब ने तो कह दिया। आज तो एक वोट हो गया। आज आप हमें मोहब्बत करवाएं टोमेटोज के साथ। हाँ, बिल्कुल। अच्छी आज चीज़ें बन बना रहा है, के। आज टोमेटो सूप भी बन रहा है। अच्छा, that's उसके हाँ, अच्छा, मैं अगर विटामिन सी रचे सो दैट मींस कि इम्यूनिटी के लिए भी जो है ये सबसे बेहतर। मैं इधर ऐड अप करना चाहूंगी, बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती हैं जैसे कि हमारा बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, एंड विंटर्स जिस तरह आ रहे हैं एंड स्टफ। अब बात है कि आपके विटामिन सी जो है बेसिक सोर्स जो बच्चे खाते हैं वो माल्टा ही खाते हैं, इसके अलावा नोबडी लाइक्स एनीथिंग। तो आप किसी तरह इनकॉर्पोरेट करें टोमेटोज इन देयर डाइट, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, जो टोमेटोज के बीज होते हैं मैंने सुना किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, Yes, तो आपको वो that's हटाने true. चाहिए। जब आप किडनी पेशेंट के लिए कोई भी चीज करेंगे, रीनल पेशेंट बेसिकली हम उसको मेडिकली रीनल पेशेंट के लिए कोई भी चीज पकाएंगे या देंगे तो वो विदाउट टोमेटोज होगा, अच्छा, विदाउट विदाउट कंप्लीटली। क्योंकि छिलकों के लिए भी एंड द कहा वन जाता ऑन है। डायलिसिस उसके लिए तो जहर है ना। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो मैंने सुना कि अगर आप उसका इसमें बात करते हैं, मेरे साथ एक कॉलर है। Sure. अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम था। है जी जी प्लीज प्लीज मुझे लैंड है हेलो, हाँ जी, क्या हाल है आपके? हमें लगा कॉल ड्रॉप होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमारा जो आज का सवाल था, पहले मुझे ये बताएं कि बिल्कुल, ऐसे इसका कौन जवाब दूं? जी 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 जी, एज अ प्रोफेशनल मैं समझती हूँ कुलीग्स जो हैं वो आपसे सबसे ज्यादा जेलस होते हैं। मेरे इर्द गिर्द तो सिर्फ मेरे कॉलीग्स हैं। कुछ क्यों होते हैं, क्यों जेलस होते जो हैं वो ऊपर ही ऊपर तालियां और अंदर ही अंदर गालियां। हैं? हाय अल्लाह, ऐसी बात है क्यों? इनफैक्ट प्रोफेशनल जेलसी सबसे ज्यादा क्रिएट होती है। प्रोफेशनल कंपटीशन होना चाहिए जरूर, लेकिन जेलसी नहीं होनी। Obviously, आपको होना लगता है चाहिए फायदा है इस competition। बात का, कोई जेलस होने का या किसी की टांग खींचने का? नहीं, इसका फायदा कोई नहीं है, लेकिन ये है कि होता ये है कि हम सोचते हैं कि हम भी तो वैसे ही वर्किंग कर रहे हैं, हमें अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रही, दूसरे को क्यों मिल रही है। ना वो बेहतर कर रहा होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता कभी की भी। बात। अरमीला के साथ सारे एक्सपीरियंस। टमाटोज की बात कर रहे हैं, टमाटर की। हाँ हाँ, आप टमाटर पे आ जाते हैं। बिल्कुल जी, हम लोग सक्खर शहर में रहा करते थे, तो हमारे जो टमाटर हैं वो बाकायदा गर्मियों की दोपहरों में एक बड़े से लाल मटके में वो बिका करते थे। अच्छा, और कट करके काला नमक डाल के हम लोग प्लेटें भर भर के खाया करते थे। सो हेल्दी, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत ही मजा आता था, वो मुझे दिन याद आते हैं जो अब नहीं मिलते। तो आपने अपने घर में ये ट्रेडिशन जिंदा रखा है कि काट के अगर बच्चों को सर्व कर दिए जाए? नहीं, मेरे हस्बैंड को और बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है टमाटर। बड़े कम लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है और हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आज हम इसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा ट्रेडिशन आप वापस लेके आए। जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ना खानों में, हाँ, आई मीन इट्स उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। उसको कोई फायदा क्योंकि वो नहीं, इतना क्योंकि कुक हो चुका होता है, इतनी हाई हीट पे कुक, सारा का सारी वेजिटेबल्स हम उसका सिर में वही कह रही हूँ ना, जिस तरह टमाटर का कहते हैं कि उसका छिलका बहुत खतरनाक होता है, आपको उसका छिलका जो है हटा देना चाहिए, बीज खतरनाक होते हैं। तो हमारे खाने में सिर्फ छिलके ही बच जाते हैं। बिल्कुल वही खाते हैं ना, तो हमको छिलके नजर आ रहे होते हैं, हम वो खा रहे होते हैं। तो हर चीज के टमाटर का तो छिलके ही रह जाएंगे ना। ये तो है। अच्छा, छिलका भी किडनी स्टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, इस पे हम बात करते हैं। और हमने अभी मास्क भी बनाने हैं टमेटो, और किस तरह उसको जो है अप्लाई किया जाता है, बस हम बात करेंगे इस पर भी। अरमीला ने जो सर हिलाया ना, बिल्कुल कॉलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जिसपे हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें यहाँ पर हिना के साथ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रहे हैं आज? सुंदर टमाटोज कड़ी है। अच्छी स्मेल आ रही है ये इसलिए कि ये मैंने अभी जुकीनी को, आप जब बातें करी थी तो टाइम शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई किया। अच्छा। हमारे पास दो रेसिपीज हैं। पहला है टमाटो सूप, ठीक, और इंतहाई आसान डॉक्टर साहब का फेवरेट है। तो टमाटो सूप के लिए हमारे पास ये तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, कैरेट, अनियंस और गार्लिक, ये रफली बस कटे में है। ठीक है, ठीक है, रफली साथ चॉप। साथ रफली प्लीज चॉप। पैकेट वाला आप पीती, पैकेट वाला पीती थी टमेटो सूप? नहीं, लाइव बना पूरा। पे जाके पी लेती हूँ, मेरे घर पे अभी तक टमाटो सूप सही वैसा मजे का नहीं बनता जैसा आज हम आपको सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको सिखा रहे ऑनेस्टली हैं। ना, घर में वो टोमेटो सूप का वैसा नहीं टेस्ट नहीं बनता। आता जो बाहर से हम लेते हैं। बस बाहर एनवायरनमेंट होता है ना। नहीं, आप ये इनको भी बैठते हमने हैं। होटल से बुलाया ना, कि वो बाहर वाला ही आपको बनाना सिखा रही है अभी यहाँ पे। ऐसा ही है, ये जहाँ आप जाके पीते हैं, ये वही की रेसिपी है। वही की रेसिपी है, देखा ना। अच्छा जी, अच्छा, ये सुंदर थोड़ा सा ऑयल, बटर आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें। सब घर वाली चीजें हैं। हर दफा जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ एक ही बात, ठीक है, आप भी बोर होगी होंगी, हर दफा है ना यही बात नहीं, करती है। नहीं, बल्कि बड़ी अच्छा, अच्छी ये बात है। 2 चम्मच ऑयल या बटर, ऑलिव ऑयल हो तो बेहतर है, हमारे पास ऑलिव ऑयल है, हम वो यूज करें। रफली कैरेट, अनियंस और गार्लिक, ठीक है, ये एक मैंने लिया हुआ है मीडियम साइज का। ठीक है। टमाटोज मेरे पास ये देख रही हैं आप, आधा किलो से ज्यादा है, हाफ केजी से ज्यादा है। अच्छा, इसमें कोई खास रेसिपी में कोई खास चीजें नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें। इसको हमने हल्का सा करना है सौते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो टमाटोज हैं ये मैंने पहले से बॉईल किए, ब्लांच किए। ठीक है, और गर्म इनका पानी में हमने हमने उबाला है, छिलका उतारा है, छिलका ठीक है। उतार दिया है। ठीक है। छिलका उतार के हमने इसको इस तरह रख लिया। ये टमाटो पेस्ट है, ये कैन्स में मिलती है।
छोटे टिन्स भी और ठीक ठाक बड़ा भी है। अगर छोटा ले लें तो ज्यादा ये अच्छा हम खुद है। नहीं बना सकते? हम खुद बना सकते हैं। जब टमाटर सस्ते हों तो उस पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन देखिए आप टमाटरों को अच्छे तरीके से बॉईल करके फिर सीडलेस करके इसको आपने कुक करना होता है कुछ चीजें ऐड करके, ठीक तो है। फिर ये फॉर्म बन जाती है पक के अच्छी खासी जब वो पक जाती है ना। ठीक है। लेकिन चूंकि इसके अंदर प्रिजर्व डले हुए होते हैं तो ये ज्यादा अर्सा चलती है। फिर जब आपने खुद बनानी है आप इसमें विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ये हाँ, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करो। को avoid हमेशा करना कहती हूँ, अच्छा होता है छोड़ो प्रिजर्वेटिव, जिस चीज में प्रिजर्वेटिव्स हैं उसको छोड़ दो। एग्जैक्टली अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा सौते हो जाएगा हमने ये 1 चम्मच भर के टमाटो पेस्ट ऐड कर देनी है। ठीक है। ठीक, कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें, बस ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अच्छा, उस दिन मैं शॉपिंग करने गई और मैं बड़ी हेल्थ कॉन्शियस के मैं कोई चीज प्रिजर्वेटिव वाली नहीं लूंगी, कोई मैं जो है पैक्ड फूड नहीं लूंगी। इम्पॉसिबल है। क्या खाली हाथ It's घर आ गई? almost- मैं गई और मैं 4-5 चीजें लेके ना, और मैं लेके क्या आई हूँ, नाश्ते के लिए चीजें लेने गई थी एंड आई गॉट अ बॉटल ऑफ ऑर्गेनिक विनेगर, ठीक है, साथ में चक्की का आटा एंड उससे दूध, खुला दूध, ठीक है। और मैं घर गई ना, लाइक अब इसके साथ क्या किया जाए, you know, because there's nothing else. चक्की का दलिया ले आना चाहिए था, दूध में दलिया बना के परफेक्ट नाश्ता। नहीं, मैंने उसका पराठा बनाया, साथ में मैंने चाय बनाई और फिर मैंने उसके ऊपर, अच्छा देसी घी भी नहीं मिलता ना, मैंने देसी घी का एक टिन लिया था किसी ब्रांड का, तो उसके ऊपर इतना सा देसी घी था और नीचे वही जो आपके नॉर्मल घी होते हैं वो सब। अच्छा सुंदर रेसिपी अगर देखें हॉरिबल। ये जैसे ही हल्का सा हो मैं गया लाती थी और फिर वो हमने चली गई। टमाटर डाल दिए बीच में। ठीक है। अच्छा, इसकी रेसिपी में मैं बता देती हूँ क्योंकि हमने फिर दूसरी रेसिपी भी साथ स्टार्ट करनी है। ये टमाटर चले गए, ये हम साथ साथ इसको पकने देंगे। अच्छा, अब ये आपके पास घर पे अगर न्याज़बो बेजल फ्रेश लगी है तो वेल एंड गुड, अगर वो लगी है तो वो आप 8-10 पत्ते तोड़ें और इसमें ऐड करें। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो मैं ये ड्राई बेजल का इस्तेमाल करूंगी। ठीक ये है। 1 स्पून भर के, ठीक है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ब्लैक पेपर अगर आपने लास्ट पे ऐड करनी होगी तो हम करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और ये टमाटो जूस इससे आना शुरू होगी है वो होटल्स वाली टमाटो स्मेल है ना, जो स्कूप से आती है। अच्छा, ठीक है। ये टमाटो जूस जो है ये भी घर का ही बना हुआ है, ठीक है। वैसे मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने 2-3 टमाटरों को अच्छे से बॉईल करके और उसको अच्छा, ब्लेंड कर बॉईल लिया करना था। जरूरी है पहले? बॉईल करेंगे ताकि स्किन लेस हो जाए ना आराम से। अच्छा, ये अच्छा। देखें, और ये घर का ही बना हुआ है। ठीक है। और ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ये इसमें पकने के लिए हम रख देंगे, ठीक है। ठीक है। जब तक ये ठीक ठाक पकेगा उसके बाद उतनी देर में हम बातें करेंगे और साथ रातातोड़ी बनाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। इसको आप जितना पकाएंगे ना अच्छा खासा एटलीस्ट आधा घंटा तो पकना चाहिए। हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो हम फिर इसको थोड़ा सा क्विक कर लेंगे। ठीक, हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। हम कोई इसको बात पकने के नहीं, लिए ठीक है। भूल जाते हैं। अच्छा, जो दूसरी रेसिपी है हमारे पास वो है रातातोरी। ये एक इटालियन रेसिपी है, वर्ल्ड फेमस। ठीक है। आपको अक्सर जगहों पे ना आप जाएंगे तो मिलेगी खाने के ये लिए। तो बिकॉज ऑफ द कार्टून बच्चों को भी पता कार- चल जाएगा। हाँ, नहीं, मैं कह रही कार्टून में। हाँ। ये भी बड़ी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे कुछ वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, ये प्योर वेजिटेबल्स के साथ है। ठीक है। इसके अंदर एग प्लांट, बैंगन, ठीक है। इसको मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई किया हुआ है, ठीक है। उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप के पास ये शिमला मिर्चें हैं, ठीक है। ये है जुकीनी जिसको मारू कद्दू कहते हैं उर्दू में, और ये मैं इसलिए लेकर आई थी कि जिसको नहीं पता कोई देख सके कैसे। ठीक है। अनियंस और लॉट्स ऑफ टमाटोज, ठीक है। गार्लिक पेस्ट, और ये हमारे पास जो है टमाटो पेस्ट, इससे इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास जो हर्ब्स में ब्लैक पेपर, थाइम, ऑरिगेनो और सॉल्ट, ठीक। बस ये बेसिक। अक्सर घरों में जहाँ पे इंग्लिश खाने ज्यादा बनते हैं उनके पास तो ये डेफिनेटली होगी चीजें। ठीक है। अच्छा, जितना कम ऑयल इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा है। ठीक है। ये बटर ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, और या जो आपके पास ऑयल घर पे अवेलेबल है वो ले लें। ठीक है। अब ये सब वही सब्जियां जो हमारे घर में पाकिस्तानी स्टाइल से बनती हैं, आज थोड़ा इंग्लिश स्टाइल से बन जाएंगी। ठीक है। अब ये हमने सारी वेजिटेबल्स इसमें हम इनकी न्यूट्रिशन जो है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ऑलिव ऑयल है, उससे थोड़ा सा डॉक्टर साहब अच्छा बता देंगी कि वो अच्छा रहेगा। इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले गार्लिक, वैसे भी खाएंगे। हाँ, थोड़ा सा गार्लिक सौते करेंगे। ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ी सी टमाटो पेस्ट, ये एक थोड़ी देखें ठीक ठाक थोड़ी सी ठीक ठाक थोड़ी सी टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश जितने भी खाने होते हैं ना उनमें हमने ब्राउन नहीं करना होता गार्लिक को। अच्छा, नहीं, वैसे ही हमने हल्का सा बस। हाँ,
हल्का सा कुक करना होता है। ठीक ये है। जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स है ना, ये अब हम 1 बाय 1 सारी ऐड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन खाने बनाता है घर पे? यू डू? I do, but not the normal खाना, like these different खाना। अच्छा, मैं सिर्फ देसी खाने बनाती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह के। देसी मुझसे नहीं बनते। बनते ही नहीं है या पसंद नहीं है? मतलब कि वो कुकिंग में एंजॉय नहीं करती। देसी कुकिंग आई डोंट एंजॉय। अच्छा, I enjoy देसी। एंजॉय नहीं करती। अच्छा, आई लव डॉक्टर साहब ये ऐसे खाने पसंद करेंगे फिर। हाँ, और वो अच्छा, मुझे ये ये भी हल्का सा एतराज होता है, salt? वो अपने सॉरी आपको काटती हूँ, देसी खानों में जिस तरह वो पका के उसको खत्म कर देते हैं। आई मेक माई ओन वेजिटेबल्स जो सौते हो, ऐसे स्टर फ्राई क्रंची करके। हो, स्टर अच्छा, ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है। ये आपके टेस्ट पर है, जितना आपको पसंद है खाएं। थोड़ा सा ये हर्ब्स में ऑरिगेनो, ये आपकी ना अंग्रेजी मिक्स सब्जी बन रही है अभी। अंग्रेजी मिक्स पाकिस्तानी सब्जी है, और हल्का सा अंग्रेजी थाई। मिक्स, ठीक है। अब ये रेडी है, इसको बस आपने done? हल्का सा, हाँ, इसको आपने से हल्का सा स्टर फ्राई करना है। ये थोड़ी सी टमाटो पेस्ट इसमें डिजोल्व हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो ये डन है। है ना। उस बेचारे ने इतने मुश्किल से बनाई थी मूवी में। है ना? उस बेचारे ने नहीं, उसका अपना नाम था ना वो। जाहिर सी बात है, वो सिखा रहा था उस शेफ को कि ये उसकी स्पेशल डिश है। उसे तो अच्छा, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, सब कुछ डालें और ओवन में बेक कर लें। ले। जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का जवाब यही है कि आजकल के दौर में कोई भी नहीं किसी को बच्चे में आगे देख सकता। हाय, कितने बुरे लोग हैं। कितने बुरे लोग हैं। ऐसा तो नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, कुछ दुआएं भी देते हैं आपको। बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बहन भी बहुत क्लोज होती है, ठीक है, वो तो खैर नहीं करती, लेकिन दोस्त कज़नें बहुत सारी होती है जो जेलिस होती है, हर चीज में होती है। हमने दोस्तों को भी पकड़ लिया, हमने कॉलीग्स को भी, और अब हम कजनों पे भी आ गए, है ना? ठीक है। हमसे क्या सवाल है आपका? यही है कि स्किन जो है ठीक वाली है, और ना पिंपल्स हुए थे और खड्डे से बन गए हैं। ठीक है। इसका कुछ एज क्या है आपकी? मेरी एज है 26। 22 में खड्डे बन गए हैं? अभी तो इतनी यंग एज है आपकी। आपको बताइए, ठीक हो जाएगा मेरा? बिल्कुल ठीक हो सकता है सुंदर सर। बेसिकली जो स्कारिंग आती है ना, वो यंग एज एक्नी में ही आती है। अच्छा, क्योंकि एक्नी होती ही ज्यादा ऑयल ग्रीसी वाली एक्नी जो है वो होती ही यंग एज पे है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं 16, 18 पे, जिनको एक्नी शुरू हो जाए, 14 पे भी समटाइम्स, तो वो बाय द एज ऑफ 18, 20 इयर्स उनको ठीक ठाक स्कारिंग डेवलप हो जाती है। बेस्ट तरीका यही है कि उनका आप इलाज शुरू में ही पेरेंट्स करवा लें, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को देखा कि वो बड़ा निग्लेक्ट करते हैं शुरू में एक्नी को, कि ये ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। नहीं डॉक्टर साहब कोई दवाई ना दें, कुछ खाने की चीज नहीं देनी, वो परेशान हो जाते हैं कि यार मेडिसिन शायद बच्चे को मिल रही है। लेकिन जी जो दवाइयाँ एक्नी की होती है ना, वो कोर्स ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का होता है। अगर आप 2 से 3 महीने उस एक्नी को ट्रीट कर लेंगे दवाई के साथ, और उसके बाद हम जो उसकी होम केयर बताएंगे, या जो छोटा मोटा कुछ प्रोसीजर, हाइड्रा फेशियल, जो क्लिनजिंग का प्रोसीजर, इट्स नॉट पार्लर वाला फेशियल नहीं है। परेशान ना हो कि बच्ची की स्किन को पार्लर वाले फेशियल्स की आदत पड़ जाएगी। ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स की ही एक तरीका कार है। तो अगर आपको वो रूटीन मिल जाएगी आपके बच्चे को, तो वो इतनी बुरी स्कारिंग से बच सकते हैं। और जिसका पहले भी बताया था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ ही बेसिकली इसको ट्रीट करते हैं। आजकल ज्यादातर रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज की जाती है विद माइक्रोनीडलिंग, जिसमें स्कारलेट का ट्रीटमेंट होता है, और इस तरह के बहुत से ट्रीटमेंट्स और भी अवेलेबल हैं, वो करते हैं। डर्मा रोलर भी कुछ लोग यूज करते थे, लेकिन डर्मा रोलर इतना ज्यादा डीप स्कार्स पे हेल्प नहीं करता। बहुत माइल्ड स्कार्स हैं, थोड़ा बहुत रीसर्फेसिंग चाहिए, तो उसमें डर्मा रोलर काम कर लेता है। बट डर्मा रोलर को आप बहुत सिर्फ माइल्ड ओपन पोर्स के लिए या बहुत माइल्ड किस्म की स्कारिंग के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर डीप स्कारिंग। उसमें आपको स्कारलेट जो बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी है विद माइक्रोनीडलिंग, उसी को ही यूज करना चाहिए, उसी को यूज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने जो एक बात की पार्लर वाले फेशियल्स की, ठीक है, इस पे मैंने भी ये हमेशा सुना था कि जो फेशियल है, ठीक है, खुद भी मैंने बहुत ही लेट, आई थिंक सो यहाँ पर जब आई हूँ और ये मेकअप बहुत ज़्यादा होना शुरू किया, तो डीप क्लेंजिंग और उसके लिए मैं गई हूँ। लेकिन कहते हैं कि आपको बिफोर 25 फेशियल्स या इस तरह के जो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स हैं ये नहीं कराने चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियन है, आप बताइए कराने चाहिए कि नहीं? ये जो बच्चे 15, 16 में शुरू हो जाते हैं, कि 30s में जाके 30s में जाके 25 से पहले तो खराब हो जाती है। ये है कि हमें 25 से पहले फेशियल्स नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। 25 तक तो हमें ज़रूरत भी नहीं होती ना। अगर तो
जिन बच्चों को एक्नी आजकल तो होती मैंने है, देखा 14-15 ईयर ओल्ड के बहुत सारी appointments होती बच्चियां हमारे हैं। पास आती हैं जिनको एक्नी प्रॉब्लम होता है, तो वो कहते हैं हमें एक्नी का फेशियल कर दें, तो हम उनको भी रिकमेंड नहीं करते कि अगर आप लोग अभी से फेशियल, क्योंकि हमारे पास अगर हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं बेशक बहुत अच्छी कंपनीज की, लेकिन फिर भी जो एक नेचुरल हमारी स्किन है उसको ज़रूरत नहीं है 25 से पहले उसकी फेशियल्स की। तो आफ्टर 25 एक हमारी एक नीड है, ठीक है, हमें, क्योंकि आफ्टर 25 हमारी वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, या थोड़े बहुत maintenance रफिंग के लिए। लाइन आ जाती है, या कुछ एंटी एजिंग फेशियल्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह से वो चीज़ें पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, देन हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन अर्ली एज में तो बिल्कुल भी हाँ, और बिल्कुल एक और चीज जो है वो अच्छे पार्लर्स में तो आई थिंक सो अब डिस्करेज की जा रही है, लेकिन पहले जब आपकी स्किन के ऊपर मतलब ब्लैक हेड्स हो गए हैं या आपके पिंपल्स हो गए बड़े बड़े, मैंने देखे हैं बच्चियों को एक्नी होती है और वो जाती है फेशियल के लिए, तो क्लेंजिंग में आप पोर क्लेंजिंग करेंगे तो पोर क्लेंजिंग में क्या होता है कि आप जख्म बना दो, बिल्कुल ये वो जो है वो बस वो लेके एक्सट्रैक्टर जो होता है पोर्स उससे आपके सारे बड़े बड़े ओपन, दाने भी सारे extract पोर्स होते हैं। ओपन कर देती है ना, और जोर वो से निकालते सारे पोर्स ओपन करके बस एक क्लाइंट को भेज दिया, वो ये नहीं सोचती कि जब वो बाहर जाएंगी डस्ट पड़ेगी तो वो ऑब्वियसली हाँ, उनके और वैसे भी वो आपने आई मीन डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमारी बता सकते हैं बेहतर कि जब आप कोई भी दाना हुआ है उसको आपने दबा के उसके अंदर से सारा कुछ निकाल के आप उसके बाद उसको स्कारिंग कर रहे हो अपनी स्किन की। एक्चुअली सुंदर बात ये होती है कि कभी कभी आपको कॉमिडोन एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, उसको हमारी टर्म में कॉमिडोन एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। कुछ लोगों की एक्नी होती है, अभी कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि जिसका फेस अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे वो स्मूथ नहीं है, उसके अंदर ढेर सारे व्हाइट हेड्स अंदर फंसे हुए होते हैं, सबमरीन एक्नी इसको कहते हैं, या कॉमिडोजेनिक एक्नी और सबमरीन कॉमिडोन्स कहते हैं, कि आप हाथ लगाओगे और आपको फील होगा कि ये स्किन के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर सबमरीन की तरह अंदर स्किन के नीचे सारे व्हाइट हेड्स भरे हुए होते हैं। ऐसी सॉरी सूरत मैं में इंटरप्ट करूंगी, मैं टाइम और एक ब्रेक के बाद वापस आके ये सबमरीन से शुरू करते हैं, ठीक है, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर हमारी बड़े मजे की गप्पी साथ साथ लग रही है और मैंने भी अर्मिला से ये बात पूछनी है। एक तो हमने वो सबमरीन वाली बात कंप्लीट करनी है, दूसरा वो जो लोग टांग खींचते हैं ना, आगे नहीं बढ़ने देते जिंदगी में, उस पर भी हमने बात करनी है। हमारे घर बन गया सुंदर सी ये रेडी है। टमाटो सूप को भी हम ब्लेंडर में, आपके घर में जो आम ब्लेंडर है उसमें ब्लेंड करेंगे। ठीक है। ब्लेंड करने के बाद हम उसको इस स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके फिर हम इसको 5 मिनट थोड़ा और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। उसके बाद हम इनमें ग्लास में आपके सूप बोल्स में पोर करेंगे। उसके साथ आप ये देख रही है मैं बस ब्रेड मैंने काटी हुई है, ठीक है, ब्रेड जो घर पे ब्रेड होती है, ठीक है। इसके हम क्रूटॉन्स बनाएंगे, हम हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इसमें गार्लिक भी नहीं डालते, हल्का डालेंगे ना, डेफिनेटली। मुझे बहुत पसंद है क्रूटॉन। इसके अंदर हम ना सैलेड में से पहले आपने देखा नहीं, मैंने गार्लिक काफी सारा इसलिए चॉप करके रखा हुआ है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर या ऑलिव ऑयल सारे के बना देना, उनकी भी सारे ही बना दो। हाँ, वो किस और में डाल दे। ठीक है, ठीक मुझे है। इतने पसंद है क्रूटॉन, और ये फौरन नरम हो जाते हैं। सैलेड में डालो किसी भी चीज में, सबसे पहले आपको ये खाना। आप बना के रख लें ढेर सारे, और फिर जिसमें भी आपने इस्तेमाल करने करें। ठीक है। अच्छा, फ्रोजन टमेटोज का मुझसे किसी ने पूछा है कि फ्रोजन टमेटोज की न्यूट्रिशनल वैल्यू वही रहती है अगर आप पेस्ट फ्रीज कर लो? स्लाइटली चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द यूजेज अगेन। वो फिर उसमें मल्टीपल और चीजें आ जाती है कि हाउ यू डीफ्रॉस्ट इट। आप पूरी डिफ्रॉस्ट करके फिर आप उसको कर रहे हो फ्रीजर में फ्रीज कर रहे हो, तो वो चीज ऑब्वियसली, एंड फ्रेश इज फ्रेश। अच्छा, जब आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो वाई फ्रोजन? हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि लोग ना आसानी के लिए, क्योंकि टमाटर खराब बड़ा जल्दी हो जाता है, तो ढेर सारा पेस्ट बना के तो वो रख लेते हैं। मेरे तो घर में इतनी आसानी होती है कि गार्लिक का पेस्ट जो है वो क्यूब्स में फ्रीज हुआ हुआ है, आइस क्यूब्स होती हैं, उसका जिंजर का पेस्ट फ्रीज हुआ हुआ है, इसी तरह ये वाले क्यूब्स फ्रीज हुए ठीक है ना, लेकिन तो जब खाना बना उसी वक्त डाला और बना लिया। अच्छा, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फर्क स्लाइटली चेंज हो जाती है, नॉट दैट मच बट चेंज हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर पहले वक्तों में देखिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो बीमार नहीं होते थे, हर चीज फ्रेश। उनके पास फ्रिज नहीं थे ना, उनके पास फ्रिज नहीं थे ना। नहीं फ्रिज, लेकिन हमारे पास फ्रेश है ऑलरेडी, मतलब कि हमारे पास चीजें फ्रेश है, तो हम क्यों उस चीज को आजकल कन्वीनियंस टाइम नहीं है ना, यही तो मसला है। पहले तो मटकों में बर्फ डाल के उसके अंदर चीजें ठंडी होती है। अभी भी आप गांव चले जाओ, मतलब मुझे बहुत अरसा हो गया मैं गांव नहीं गई, लेकिन मेरा गांव वाकई वाला गांव था। तो वहां पर ये जब समर्स होती थी तो उसके अंदर भी एक बड़े से मटके में बर्फ डाल के फिर उसके अंदर आम रखते थे, फिर वो आम उसी तरह ठंडे ठंडे
उसी वक्त खाने में बड़ा मजा आता था। यहाँ पे बात करती हूँ, मुझे लगता है मैं ना वाहिद एक यहाँ पे बुढ़ी हूँ जो गाँव से आई हुई है, जिसको इन चीजों का पता है। किसी को नहीं पता बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, बाकी सारे ऐसे होते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं, हमें पता है, क्यों पता नहीं है पता। ना? अब हम ना माने तो अलग बात है, लेकिन पता सबको होता है। मैं तो बहुत, मुझे हर देसी कोई कहीं ना लाइफस्टाइल कहीं जो से है ना belong कुछ कर रहा है। दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए बड़ा पसंद है, फिर वापस आना होता है यहाँ पर। अच्छा मीला, हम बात कर रहे थे जो आपकी स्किन के नीचे जो हो जाती है, ऐसी सूरत में तो सुंदस डेफिनेटली निकालने की जरूरत होती है व्हाइट हेड्स को, और उसका कॉमीडोन एक्सट्रैक्शन का तरीका या व्हाइट हेड को रिमूव करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उसमें आप वो पिन के साथ उसमें होल्स नहीं करते हैं, ना आप स्टीम देते हैं, ना ही आप उसके साथ कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करते हैं ऐसी स्किन के अच्छा साथ। मैंने तो एक्सट्रैक्टर्स देखे नए वाले जिनके पीछे ऐसे नुकीली सी जी पिन बिल्कुल, बनी वो होती चीज है। नहीं यूज करनी होती। कॉमीडोन एक्सट्रैक्शन के लिए एक स्पेशल पिन होती है हमारे पास, जिसके साथ हम हल्का सा प्रेस करते हैं, देन वो खुद ब खुद ही व्हाइट हेड जो है वो बाहर निकल आता है। समटाइम्स कोई ऐसे व्हाइट हेड्स होते हैं जिन, देखिए ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं। ऑयल ग्लैंड का हमेशा एक ओपनिंग स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली बना के भेजी हुई है, जिससे जो ऑयल है स्किन का वो बाहर निकलता है। तो आपको नया पोर बनाने की या उसके अंदर सुराख करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो सिर्फ ब्लॉक अगर हो गया हाँ, है, सिर्फ आप उसको हल्का सा, जब आप हाइड्रोफेशियल या माइक्रोडर्म कर लेते हैं तो वो स्किन ऊपर से डी रूफ हो जाती है, मतलब जो डेड लेयर्स जमी हुई है वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। एंड सक्शन के साथ वो थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, वो जो पूरा प्लग बना होता है, एंड देन आप उसको बहुत जेंटली प्रेस करके निकाल सकते हैं। और ये एक स्टेप में सारा का सारा व्हाइट हेड नहीं निकलता। व्हाइट हेड्स का ये है कि जब वो स्किन के अंदर एक दफा बन गए तो वो एक्नी बन के फिर बाहर आएंगे। आपको कम से कम 2 या 3 दफा इसको रिपीट करना चाहिए ट्रीटमेंट को, और इसके अंदर मिनिमम गैप जो है वो 10 डेज 15 डेज का गैप रखना है, ताकि स्किन को साथ साथ हीलिंग भी मिले। एंड एट द सेम टाइम हम मेडिसिन इसीलिए दे रहे होते हैं कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट हो और मजीद एक्नी बनने का जो प्रोसेस है वो रुके। बिकॉज अगर नीचे से फिर भी ऑयल ग्लैंड उतनी ही एक्टिवली काम कर रही होगी तो कोई फायदा नहीं होगा ये सारी चीजें। अच्छा कभी कभी तो वो जानबूझ के भी एब्रेजन करते हैं ना, थोड़ा सा डैमेज करते हैं स्किन को ऊपर से। जी, वो लेजर के साथ, हम एबिलेटिव लेजर्स होते हैं, वो हम लोग इसलिए करते हैं कि हम उसमें हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं कोलेजन बनाने के लिए। बट एक्टिव एक्नी के अंदर हम लोग ये सारी चीजें नहीं करते हैं। जब एक्नी खत्म हो गई है, स्टॉप हो गया एक प्रोसेस, स्कारिंग रह गई है, देन वी स्टार्ट द लेजर्स। ठीक है, सही। जो पार्लर के अंदर होता है उसके अंदर भी आप इसी तरह एक्सट्रैक्शन उसकी करते हैं कि आप अब मना कर दिया कि नहीं निकलना? नहीं, अगर बहुत ज़रूरत हो, जैसे व्हाइट हेड्स और वो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उनको जब स्किन को टच करते हो तो आपको फील हो रहा होता है कि चिन पे और नोज पे बहुत ज्यादा होते बिल्कुल, चीक्स पे भी होते हैं, बहुत सारे फॉरहेड पे भी होते हैं, लेकिन ये कि अगर आपको वो फील हो रहे हैं तो फिर आपको वो रिमूव करने पड़ते हैं। अच्छा। इसलिए, और उस तरह से वो नहीं कि आप उसको पिंच करो या किसी तरह से कि उसको सुराख करके, और वो उसका भी एक प्रोसेस होता है उसको रिमूव करने का, लेकिन उसमें ये कि आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आप इनको रिमूव नहीं करोगे तो ये एक्नी बन के बाहर आएंगे। ठीक है, तो फिर वो जब वो एक्नी की सूरत में बाहर आए, उससे बेटर होता है कि आप उसको रिमूव करवा दो, अर्ली रिमूव करवा दो। और उसकी भी सेटिंग्स वही डॉक्टर साहब बताई थी, ऐसे सेटिंग्स होती हैं। अच्छा। एक ही दफा से वो सारे रिमूव नहीं हो जाते हैं, फिर उसको आपको 15 या 20 डेज के बाद रिपीट करवा के आप उसको रिमूव करवाते हो। उसको रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, इसमें टोमेटो से कोई हल है? जी, टमाटो से हल है, क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि अगर आपके बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के देखे कि इतने एक्सट्रीम होते हैं कि उनके नजर आ रहे होते हैं वो ब्लैक हेड्स बन के, तो अगर आप जैसे अगर नहा रहे हैं आप, तो आप तौलिया जो है वो गर्म पानी के अंदर डुबो के अगर वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी नाक के ऊपर रख लेते हैं, चिन के ऊपर जिनके वो रख लेते हैं, तो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, और आप उनको हल्का सा भी प्रेस करो तो वो खुद ही खत्म हो लेकिन जाता है। सुंदर, हाथों से जब आप उनको रिमूव करते हो ना, तो आपके हाथों में भी इस तरह के जर्म्स होते हैं कि वो आपके वो अगर आप ब्लैक स्किन करें तो वो एक्नी बनेगी। इन्फेक्शन आ जाती है। बिल्कुल। सो दिस, ये जो आपने बताया ना कि जो स्टीम डायरेक्ट ना लें और टॉवल के साथ थोड़ा सा लें, ये बहुत अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट स्टीम लें अपनी स्किन के ऊपर। अच्छा। उससे बेहतर है कि जिनके बहुत, जो घर पे कर रहे हैं लोग, जो अगर डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं, तो एक जो हॉट टॉवल के साथ लाइट सा 2 मिनट के लिए अपने फेस पे रख के, एंड देन अगर बहुत नरम है तो हल्की सी एक्सफोलिएशन कर लें। बहुत प्रोडक्ट्स बाजार में मिलते हैं, उसको वरना घर में अगर आप वो कॉफी और शुगर को भी मिक्स कर लेते हैं, वो भी आपके लिए स्क्रब बन ओट्स के जाता साथ भी लोग कर सकते हैं। कोई भी एब्रेसिव चीज, जो ओट्स होते हैं, शुगर होती है, उसके साथ आप लाइट सा अगर उसको एक्सफोलिएट कर लें तो दे विल जस्ट गेट आउट। लेकिन जो बहुत स्ट्रांग वाले, जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो मुझे पता है जिसके आप कह रहे हैं। आई माई सेल्फ हैड, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन होती है, और आप जो है जब बार बार मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो है एक वो लेयर बन जाती है उसमें फिर नॉन कमीडोजेनिक जो है वो मॉइस्चराइजर्स आपको दिए जाते हैं ताकि वो ना बने। जो मॉइस्चराइज करें, ऑयल ना दें स्किन को। किसको? स्किन को ऑयल ना दें, लेकिन मॉइस्चराइज करें। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस और आप लोगों की बहुत वजह अच्छी से। लग रही हैं। आपके गेस्ट ऐसे हैं जैसे ऐसे ही महक रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, जैसे बाल में फूल खिले। वाह वाह, गुलाब, ठीक है, पत्ते, हम ब्लू क्या हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लू रोज सो मच। अच्छा, आज का जो मेरा सवाल है उसका क्या जवाब है आपका? मेरे पास जवाब तो है, बस अपने ही ज्यादा सड़ती हैं आप। अपने ही ज्यादा सड़ते हैं हाँ जी, सारों को हमने जनरली कैटेगराइज कर दिया। हाँ जी, लोगों की बात तो बाद में आ जाती है, पहले घर वाले। भाई क्यों? घर वाले तो भला चाहते हैं। नहीं, घर वाले नहीं भला चाहते, यानी कि कजन हो गए, खाला हो गई, वैसे बस। खाला फुप्पो नहीं आई अभी तक। नहीं ना, मैंने कहा पहले खाला आई है। खाला आगे, पहले फुप्पो नहीं आई। अच्छा, ये सब के अपने एक्सपीरियंसेस बोल रहे क्यों होता है ऐसे? पता नहीं, वो जाने। अच्छा, आपको कभी हुआ किसी के लिए कोई बहुत ज्यादा जो है ना, बस उसकी ठा करके जिंदगी सेट हो रही है और आपको क्यों? कभी सोचा ऐसे? नहीं, मैंने नहीं ऐसा सोचा। मैंने कभी किसी को नहीं तंग किया। मुझे खुशी होती किसी की खुशी देख के। तो लेकिन मैं जब मेरी जो खाला है ना, वो बहुत ज्यादा सड़ती है। मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। खाला ने अगर सुन लिया ना बेटा ये है, तो हमें पता चल जाएगा। किस बात से सड़ती है वो? क्या करती हो आप? वो ना, उसकी भी बेटी है ना, वो थोड़ी नालायक है, उसको अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ी नालायक हूँ, तो वो इसलिए कहती कि ये इसको क्यों आता है, मेरी बेटी को क्यों नहीं आता। नहीं बेटी हो गया। देखो, सड़ने के बजाय अगर आप अपनी बेटी के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो कितना अच्छा हो जाए। नहीं, मेरी अम्मी जो है ना, वो एजुकेटेड है, तो उसकी जो अम्मी है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाय बेटा, ऐसे नहीं कहते। यहाँ पे तो मैं कहूंगी, माएँ जो होती है ना, वो बड़ी, उनको अल्लाह मियाँ की तरफ से एजुकेशन आई हुई होती है। वो चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, उनको पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को किस तरह सेट रखना है, होमवर्क कब कराना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेचर की बात है। और हाँ, उससे बुनियाद तो शुरू की होती है ना, कि मतलब कैसा बच्चे को। अच्छा, वो वाली बात करिए, माओ से गुर सीख के आते हैं बच्चे। माँ बेचारी से ही ना मेरे पे ज्यादा तवज्जो दी थी, इसलिए मैं लाइक हूँ। अब माशाल्लाह से एफएससी कर रही हूँ। क्या बात है आपकी। अल्लाह आपको ऐसा ही जो है लायक रखे। और आपकी अम्मी को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की है। लेकिन बेटा, अम्मा को आपको ये भी बताना चाहिए कि किसी और की इस तरह बुराई नहीं करते, इतना ओपनली ऐसा नहीं कहते। किसी की बुराई के ऊपर आप पर्दा डालोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, तो अल्लाह मियां जो है आपको भी जो है और ज्यादा कामयाबी देगा। और माओ के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। जब भी कोई कहता है ना, जैसी माँ वैसी बेटी, मैं कहती हूँ माँ एवं ही फजूल में बदनाम है साथ में, है ना। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं तो साथ में बाप का नाम आता है, क्योंकि नाम के साथ जो है आपके अब्बा का नाम लगता है। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी होती है आपका। हर जगह अखबारों में भी नाम आएगा तो अब्बा जी के साथ आएगा। लेकिन अगर बेटी जरा सी जेलस है तो ये माँ से गुर सीख के आई है। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा। मिला, आप क्या कहती हैं? ऐसे ये सच्चाई है इसमें। वैसे हम लोग हमेशा फुप्पुओं को कहते हैं ना कि जेलस होती है, ये होती है, वो होती है। हाँ, यहाँ तो कहानी उल्टी थी। बात ये है कि आप कंपैरिजंस ना करें। अभी तक जितने लोगों ने बताया, फ्रेंड्स, कजन्स और कॉलीग्स, वो लोग हैं जो हर वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं आपके साथ, हर वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। हर एक को अपनी जिम्मेदारियां मिली हुई है वर्क प्लेस पे। कजन्स दो डिफरेंट हैं, उनकी शक्लें फर्क हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क हैं। दो बहन भाई भी डिफरेंट होते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में ये जो कंपैरिजन वाली चीज है, अगर ये खत्म कर दी जाए, पेरेंट्स भी कंपेयर ना करें ना चीजों को, कि भाई उसकी बेटी लाइक क्यों, अभी जिस तरह ये वाला इंसिडेंस हुआ ना, उसकी बेटी लाइक, मैं सोच रही हूँ उसकी बेटी पे कितना प्रेशर होगा ना। ये चीजें अगर ना करें ना तो बेहतर। बाकी ये है कि यस, इट्स ह्यूमन नेचर कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों का दिमाग है, एनालिटिकल है। हम लोग डेफिनेटली अपने साथ वाले को अपने साथ कंपेयर करेंगे कि इसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उतना फल क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो कंपैरिजंस हैं, ये करने बंद कर दिए जाएं। और आजकल के जमाने में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। रीजन क्या है? फेसबुक सबसे बड़ा रीजन है। यस, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, पिक्चरें लोड हो रही हैं, सोशल कॉन्टैक्ट, सारा टाइम अपनी जिंदगी को लोगों के लिए दिखा रहे हैं। देखिए जी, आप अपनी जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती है ना, वो अपने तक रखें। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो दुनिया तारीफ करती है। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी की खुद ही तारीफ, क्योंकि हमें बड़ा छोटे होते होता था कि हम हर एक के पेरेंट्स इतना ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं। आप हमारी बहुत ज्यादा तारीफ, हमें बहुत ज्यादा फिटाया नहीं। ये कौन से पेरेंट्स होते हैं? मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स से अच्छा जो है ना, कौन से पेरेंट्स होते हैं प्लीज मुझे भी बहुत बताएं। ज्यादा मेरे तारीफ करना, पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपको अपने सामने ना सिर्फ आपको सुनाए जाएंगे और पीछे तारीफ कर रहे होते हैं। ये मैंने देखा है, पीछे छुप छुप के तारीफ कर रहे होते हैं। बेसिक तरबियत होती है ना आपके घर से होती है। आप इम्प्रूव करें,
आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप कंपटीशन अपना बने, आप अपने से बेहतर अपने आप को करें। आज जो आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं, कल आपने अपने से बेहतर होना है। ये नहीं कि मैंने साथ वाले से बेहतर असल में होना है। डॉक्टर साहब जो आप सीखते हैं ना वो खुद के लिए सीखते हैं, लोगों के लिए नहीं। Exactly. आप अच्छा इंसान बनते हैं अपने लिए बनते हैं, बुरा बनते हैं अपने लिए, किसी दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं आज, मैंने ये जोड़ा खरीद लिया, मैंने ये जूती खरीद लिया, मैं इस सेल पे गई हूँ, मैं इसकी लॉन्च पे गई हूँ, ये सारा टाइम फेसबुक पे आजकल चल रहा होता है। और ये comparisons माँ-बाप की से वजह दूर कर से- दिए। और ये कंपैरिजन और जैसे ये लोग कह रहे थे कजन्स जेलस होती हैं, अब वही चीजें अगर आप कजन्स के साथ शेयर कर रहे हो, मैंने फलां जगह से शॉपिंग की, ठीक है, तो फिर आप खुद ही अपने ज़हन से सोच रहे हो कि वो तो जेलस होगी हाँ, जेलस हो गया तो फिर मतलब मैं वो अपनी हमारी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी होती है, हम कह रहे हैं वो तो जेलस हो गया बस और उसको वैसे तो भी मतलब ये जो एक इसको वो क्या स्लैंग में करो ना, जो शोधी मारना होता है ना, कि अगर अल्लाह मियां ने आपको दे दिया है बहुत कुछ, तो आपको क्या जिनकी जरूरत है? मदर्स ये काम कर रही हैं, जब जिनकी बेटियां अभी टीनेजर्स हैं, छोटी हैं, वो क्योंकि अपनी मदर्स को यही करते हुए देख रहे हैं ना, सो दे आर लर्निंग द सेम फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखो हमारे हम सीखते तो माँ बाप से ही है ना, जब वो देख रहे हैं कि यार हर चीज पोस्ट करनी है, हर चीज बतानी है, हर चीज मैंने इधर ट्रेवल किया, मैंने ये चीज अभी खरीद ली, मैंने ये चीज खाई, मैं अफ्तारी करने इधर गई हूँ, मैं सैरी करने उधर, हम लोग ये भी इवन फेसबुक पे डाल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में check-in कोई जरूर जरूरत है। नहीं है। That's true. चेक इन Facebook करे से जी, मैं बहुत फलाने के बिजनेस लाउंज में बैठा हुआ हूँ। क्या है वो मतलब आप बैठे हुए अपने लिए बैठे हुए ना, अपना आप लोगों को एक्सपोज करें हम कितने मैं चीप हैं। फलाने बिजनेस लाउंज में, ये चीजें जो है अच्छा मुझे आप सॉरी आपकी बात करते मुझे तो आप विशेस भेज रही लिविंग इन द सेम हाउस, आप उनको विशेस भेज रहे हो दैट आई रियली लाइक यू एंड आई रियली डू दिस, ये से डायरेक्टली कह दें एक दूसरे को। ये खवातीन अच्छा, को एक- ऐसा एक टॉपिक जमाने दे दो आज कभी खत्म नहीं होगा, है ना? एक जमाने में ग्रीटिंग कार्ड्स इन थे जो आपको याद कराते थे कि सुंदर से मुझे ईद पे विश किया, बर्थडे पे विश डब्बे में किया। डब्बा, अभी डब्बे में केक एक वाला टेक्स्ट ना। कर दो और थोड़ी देर 2 घंटे बाद डिलीट कर दो। मेरे कमरे के अंदर कार्ड्स लिटरली मैंने सजाए होते थे, और कितने कितने साल पुराने कार्ड संभाल के हम रखते थे, हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस। डॉक्टर साहब मेरे पास still have them. मेरे पास आयशा 15 है, साल पुराने कार्ड, मेरी फ्रेंड आयशा के कार्ड्स मेरे पास फ्रॉम 2002 से ऑनवर्ड्स अभी तक के पड़े हुए अभी हैं। तक के मैं ये और पहले मैं भी कह उसको चुकी एक दिन थी। बता रही थी, मैंने कहा आयशा मेरे पास तुम्हारे उस वक्त के कार्ड्स, फ्रेंड्स के, ईद के, बर्थडे के कार्ड्स जैसे मैं यही कहती हूँ कि मैं फेंकती नहीं जिस उसको। तरह पहले लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स होती थी ना, और लाइफ लॉन्ग चीजें होती थी, अब टेम्पररी फ्रेंड्शिप्स हैं और टेम्पररी उनकी आपको एक विशेस टेक्स्ट आता है, आप उसको पढ़ के और उसके बाद आप कुछ अरसे के बाद आपका वो कहते हैं यार डिलीट डिलीट करो यार, फोन ही स्पेस चाहिए। खत्म हो चाहे गया। मैं छोटी सी ब्रेक मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस गुफ्तगू में, बहुत हम लोग जो है गप्पे लगा रहे हैं यहाँ पे। थैंक Ladies यू बहुत सो मच, बोलती हैं। है ना, हम लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन Taste सा सूप करें, है तैयार। enjoy मैं करें, मैं कैसा है अभी सूप? ब्रेक लेके मैंने यही करना है, यहाँ पे जो है ना कोई चीज नजर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच Thank you so much. हमेशा Thank मजे की you. चीज बनाती है। छोटी सी ब्रेक का आपका प्यार, थैंक यू। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। किसी दिन हम ना एक रियलिटी टीवी करेंगे जिसके अंदर ये जो ब्रेक्स में हो रहा होता है ना, ठीक है, हम वो दिखाएं, हम आपको वो दिखाएं कि यहाँ पर कितनी गहमा गहमी होती है और कितना मजे का जो है एक माहौल होता है। अच्छा जी, हम बनाने लगे हैं एवरीडे की चाय, खास मिक्स चाय हम इसको कहते हैं। आपने हमेशा क्या सुना है मिला कि एवरीडे से जो है वो सेपरेट चाय बनती है, है ना? इसे मिक्स चाय भी मिक्स चाय भी बनती है। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बनवाऊं? फिर मैं नहीं सिखाती, फिर मैं आपसे बनवाऊं किससे बनवानी? अच्छा, आपसे एवरीडे की है खास मिक्स चाय। और जिन लोगों को, अर्मीला को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता ये बात कि आप एवरीडे से भी जो है मिक्स चाय बना सकते हैं, उनको आज मैं बनाना सिखाऊंगी। और इसकी खासियत ये है कि ये 3 स्टेप्स में बनेगी, तो मैं आपको साथ साथ जो है ये बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे आपने टी लेवल को पकड़ लिया, क्योंकि मैं 2 कप चाय पी ली है, तो सुंदस ने कहा इधर आ जाइए, मैंने सीख कहा ले। आप इधर आ जाए, आप मुझसे सीखेंगे। सबसे पहले हम आग लगाएंगे, मैंने हमेशा बताया, ठीक है? आग लगाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, और हम सब, और मैं बड़े मजे की बात कहूँ, मुझे ये बात नहीं थी पता, लेकिन जब मैंने इसकी खास मिक्स चाय बनाना सीखी है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी में उबाल आ जाए तो हम पत्ती डालते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप पानी रखें और इसके अंदर हमारे पास 3 कप चाय है। और मैं एक और बात भी आपको बताती चलूं कि एवरीडे, नेस्ले एवरीडे का जो एक साशे है वो 10 रुपए का है, और वो बनाए 3 कप चाय, तो ये इंतहाई किफायतशुमार भी है। आप इसमें बचत भी कर सकते हैं। 10 रुपए की चाय, हाँ 10 रुपए की 3 कप, 3 कप है। 3 कप सबको, आप 3 लोग हैं ना, 3 के लिए बना रहे हो। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, मैथ्स मेरी बहुत बुरी है, आप लोग स्ट्रॉन्ग चाय पियेंगे? स्ट्रॉन्ग चाय पियेंगे, हाँ, स्ट्रॉन्ग, strong ठीक है। हाँ। तो 3 कप है, तो हम इसमें 3 टीस्पून पत्ती डाल देते हैं, ठीक है जी? अच्छा, और चीनी सब पीते हैं?
जी मैं उठानी हूँ किधर। वैसे दूध के अंदर ये इसका जो दूध होता है थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, पर नहीं हाँ, कोई तो चीनी फिर नहीं चीनी हम बाद में ऐसे डाल देंगे। इस तरह के हेल्थ कॉन्शियस लोगों को बुला लो ना तो बस फिर हर चीज का मजा खराब हो जाता है। मीठी चाय का क्या मजा सुंदस? चाय मीठी ना हो तो अभी चीनी में इन्होंने चाय मुझे डाल के दोनों पीनी दफा चाहिए। मीठी चाय पिलाई है। है ना? हाँ। मैं कहती हूँ चीनी में चाय डाल के पीनी चाहिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग टोमेटोज की भी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टोमेटोज अवॉइड करने चाहिए। मैं हार्ट पेशेंट्स का अवॉइड के दे शुडंट नहीं They should. दे शुड They अच्छा should. सिर्फ Heart किडनी patient- पेशेंट आई सिर्फ थिंक सिर्फ kidney किडनी पे, और सिर्फ वो भी kidney। जो ज्यादा स्टोन प्रोन होते हैं, जिनके रीनल स्टोन्स बड़े बन जाते हैं ना, ऐसे लोगों को। एंड जो मेरी नॉलेज है वो ये था कि सिर्फ आई थिंक उसके जो बीज होता है उसको अवॉइड करना, जो मेरी नॉलेज मुझे तो छिलके का भी लेकिन अभी देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरा का पे होते पूरा हैं ना, डायलिसिस पे होते हैं, हम उनको फिर भी कह देते हैं कि आप छिलके के बगैर आप कुछ ले लें, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन मेडिकेशन। तो वो कहते हैं कि अभी एट टाइम्स, लेकिन जो मेडिकेशन पे है सिर्फ, तो उनको नहीं, उनको विदाउट। अच्छा हार्ट डिजीज से कैसे हमें बचाते हैं? देखिए डाइटरी सबसे मेजरली डाइटरी फाइबर है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हेयर ऑन आई वांट ऐड अप कि एंटीऑक्सीडेंट्स है लाइक लाइकोपेन उसके अंदर होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स बेस्ट इन कैंसर्स अच्छा टू प्रिवेंट कैंसर। हाँ। आप दोनों स्टेजेस में, प्रो एंड प्री, दोनों में आप इसको यूज करें, अच्छा एज रॉ यूज करें। इट प्रिवेंट्स स्टमक, लंग, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा जबरदस्त। ये वो बल्कि अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी है उसने बकायदा रिसर्च किया ऑन दिस, एंड इट्स द बेस्ट फूड, वर्ल्ड हेल्थीएस्ट फूड इन कैंसर। अच्छा जबरदस्त। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बिल्कुल। और संदस जो स्किन के लिए भी इसके ऊपर रिसर्च हुई थी लाइकोपिन के ऊपर कि वो स्किन वाइटनिंग में बहुत उसने हेल्प किया, बिकॉज ये विटामिन सी का भी बड़ा रिच सोर्स है। सो देन व्हेन दे वर यूजिंग टोमेटोज तो उसने स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प किया और एंटी एजिंग में बहुत हेल्प किया। एंटी एजिंग में wrinkles भी बहुत help किया। इट्स अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट जो आप कह रहे हैं स्किन वाइटनिंग, वो ब्लड प्योरीफाई करता है। अच्छा तो वो जबरदस्त। ब्लड प्योरीफाइंग की वजह से ही वो आपकी स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग जो है वो होती है। और अभी जो ब्यूटिशियन है प्रॉब्ली शायद वो कोई मास्क वगैरह का भी जिक्र कर रही थी, शी इज गोइंग टू अभी हम मेक अ बनाएंगे ना। मास्क, सबको तो मैंने एज अ इंतजार मास्क भी कराया लगा है। सकते हैं इसको विद हनी या कोई भी चीज। और जो ये होती है आपकी एलोवेरा जेल के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो, आप हनी के साथ इसको लगा सकते हैं, आप योगर्ट में मिक्स करके लगा सकते हैं अच्छा, जिनकी फॉर भी- योर स्किन। लेकिन ये आपकी ऑयल का जो कंट्रोल है उसको इम्प्रूव करती है, वाइटनिंग करती है, और आपकी जो एक्नी प्रोन स्किन है उसको इम्प्रूव करती है। प्रॉबेबली वो भी बताएंगी। इज इट हाइड्रेटिंग टू और नॉट? हाइड्रेशन का आई कैन नॉट रियली से नहीं, बिकॉज विटामिन सी के साथ एक्सफोलिएशन होती है काफी स्किन वाटर की। कंटेंट इसका अच्छा खासा होता है। अच्छा वाटर अगर हम nutrition खाने के वगैरह- लिए मतलब खाने अगर के खाओ लिए। तो हाइड्रेट करेगी, लगा बिल्कुल के यस, लगा के नहीं। लगा के नहीं होती बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी नेचुरली थोड़ा सा स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो अगर आप इसको एज अ मास्क यूज करें तो ये हाइड्रेशन के लिए नहीं यूज कर सकते हो, बट आप एज एन स्ट्रिंजेंट उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन की जो एक्सेसिव ऑयल है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अच्छा खवातीन को विटामिन ए और सी की कितनी जरूरत होती है वैसे? बहुत ज्यादा। मतलब अच्छा, किस हेयर चीज़ में? एड अप एज वेल प्रेग्नेंट लेडीज जरूर खाएं बिकॉज इट अच्छा। हैज फॉलिक एसिड, तो आपकी आयरन को भी ये कवर अप कर लेता अच्छा इसका तो एक मिथ भी है ना, मतलब वो माल्टों के बारे में कहते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट खवातीन बहुत ज्यादा माल्टे खाती हैं उनके बच्चों की ग्रीन आईज होती है, उसमें विटामिन सी होता है। अपेरेंटली अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन सी खा रहे हैं तो उनके बच्चों की ग्रीन आईज नहीं, उनकी किसी थर्ड जनरेशन में ग्रीन आईज होंगी तो वो आ नहीं नहीं जाएंगी। नहीं ना, उम्मीद देने दो मुझे। आप किसी बहाने से तो अच्छा खाना खाएं ना, ऑरेंज कि आप बेशक इस बहाने से ही खा लें कि आपने जो है ग्रीन। अच्छा नहीं, ये वाली मिथ मैंने नहीं सुनी हुई है, हम लोग तो नहीं मानते हैं बिकॉज हमें पता कि ग्रीन आंखें इस वजह ये से जो नहीं होती डॉक्टर्स हैं। होते हैं ना, डॉक्टर्स हमारा बड़ा दिल तोड़ते हैं। हम लोग क्या क्या सोच के, ठीक है मतलब Clouds मैंने सुना है, हमारी चांद खत्म कर ग्रहण देती। में चांद ग्रहण में मेकअप कर लो अगर तो बच्चे का बिल्कुल वैसा मेकअप वाला फेस जो है वो आता है। अगर आपने पिंक लिपस्टिक लगाई थी आपकी बच्चे की पिंक लिप्स होंगे, आपने व्हाइट बेस लगाई थी, हम लोग बहुत काली सारे आंखें थे, हम होंगी। लोग Because एक्चुअली you're from गाँव, तो कभी आपने ऐसा देखा है क्या चांद कैसा ग्रहण? एक्चुअली हुआ? अच्छा मैंने बुरी चीजें देखी हैं, अल्लाह माफ करे, कि वो कहते हैं ना चांद ग्रहण में अगर कहीं पे आपको वो चोट लग जाए तो बच्चे के वहां पर जो है वो दाग बन जाता है, तो ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं, वो एक्चुअली मेलानोसिटिक नीवाए होते हैं, है ना। वो चांद के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो नीला melanocytic बहुत दिल निवाए तोड़ती होते है हैं। उसमें क्या कुछ ठीक है। अच्छा जी, हमारी लेकिन चाय देखिए, में इससे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए ना, जो वहम और इस तरह की चीजें हैं ना, Superstitions, you know? सुपरस्टिशन नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज बेचारी जो होती थी, जब हम लोग गायनी में काम कर रहे थे, दे वुड नॉट इवन कम फॉर द विजिट कि नहीं आज चांद में कर दो। सूरज ग्रहण है तो हमने अपना विजिट जी? भी वो नहीं आते होते थे।
और वो हम लोगों ने कोई सिजर नहीं यूज करनी, घर पे कोई छुरी नहीं इस्तेमाल करनी, खाना नहीं पकाना। माय दादी अच्छा इधर मेरी चाय को देख लो, उसके बाद मैं सुपरस्टिशंस भी खत्म करती हूँ। देखिए आप सीख रही हैं मेरे से, ठीक है? घर में जाके आज अपने चाय बनानी है। आपने एवरीडे का एक साशे लिया, ठीक है, जिससे बनेगी 3 कप चाय। मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। इसका एक खास चीज ये है, मुझे ये लगता है आज मुझे घर पे चाय नहीं मिलेगी, मैं जाऊंगी तो जो बनानी अभी पड़ेगी। कुक मेरा देख रहा होगा और कहेगा बाजी आपने बनानी। आज मैं आपके कुक को मैसेज दे रही हूँ उर्मिला कि आज अपनी चाय इनसे बनवानी है, ठीक है? और अभी हमें बता भी रही थी कि एवरीडे की, वैसे वो चाय नहीं पीती लेकिन आपको सिर्फ एवरीडे की चाय पसंद है। अच्छा, हम बना रहे हैं एवरीडे की खास मिक्स चाय। आपका पहला स्टेप था कि आपने पानी रखा बॉयल होने के लिए, उसके अंदर आपने जो है पत्ती डाल दी और साथ ही अगर आपने चीनी डालनी है वो डाल दें। और अब आपने एवरीडे का एक साशे लिया और ये हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये पाउडर में है तो आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है, वरना इसके क्लॉथ्स बन जाएंगे। हाय, इसकी स्टीम बड़ी गर्म है। अच्छा नहीं, आप वो यूं करो, चाय वाला की तरह यूं करो, चाय मैं वाला पाउडर डाल ना? देती हूँ और नहीं, बिकमिंग चाय वाला। हाँ भी है चाय वाला। आज मैं चाय वाली बन गई यहाँ पे, ठीक है? ये देखें, 1 sachet, do you see the color? Yes you do. हाँ यस, वेरी नाइस कलर। अच्छा, अगर आप थोड़ी गाढ़ी चाय पीते हैं तो आई थिंक सो दिस विल बी इनफ फॉर यू, क्योंकि हमने इसके अंदर पत्ती भी जो है वो ज्यादा डाली है। अगर आपने इसको ज्यादा थोड़ा मिल्की करना है, वैसे तो ये मेरे मिजाज वाली चाय है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और भी जो है साशे डाल सकते हैं। विल यू ओपन इट? आई थिंक दिस इज इनफ। हम लोगों ने जो पीनी है, हम लोगों के लिए ये वाला कलर बेस्ट है। ये वाला कलर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा चाय सा वो strong, जो थोड़ी सी स्ट्रांग हो, थोड़ा सा इसके अंदर और जो है हम डाल देते हैं, बिकॉज हमने पत्ती बहुत वो डाली है। ये एवरीडे की खास मिक्स चाय, और मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर आपने क्लॉथ्स नहीं बनने देने। तो जैसे जैसे मैंने इसके अंदर पाउडर डाला है, इसको मैं मिक्स करती रही हूँ और ये बन गया बेल। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा इसमें और डालेंगे ताकि और सी सेम कलर में चली चलते कलर। और चीनी की आई डोंट थिंक इसमें जरूरत होगी। नहीं, चीनी की क्योंकि जो लोग जरूरत- चीनी नहीं पीते हैं उनके लिए लाइट शुगर तो ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी इन देयर, तो फिर मजा फ्लेवर्ड नहीं। होता है ना, फ्लेवर्ड मिल्क। ये देखें कितना हसीन कलर इस चाय का आया है। हम ब्रेक पे जाके चाय जो अब हाँ देखें ना, इनको ब्रेक की पड़ गई है फौरन, हम चाय पियेंगे कब। इतनी मेरे हाथ में इतना जायका है ना कि मैं बस चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। और एवरीडे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेपरेट चाय का तो बेस्ट कंपेनियन है ही, लेकिन अब आपने इसको बनाना है अपनी मिक्स चाय का भी कंपेनियन, क्योंकि फिर आपने पैसे भी बचाने हैं, ज़्यादा मेहमानों को केटर भी करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ चाय पे शुरू होती हैं, ठीक है, और सारी नाराजगियां भी चाय पे शुरू होती हैं। चाय तो पूछी नहीं, ओए होए, है ना, चाय तो पूछी नहीं, इतना अपने आप को सेठ समझते हैं, है ना, चाय तो पूछी। तो चाय बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी हाउस होल्ड का एक आइटम, और ये हमने साथ में बना लिया। इसको मैं हल्का सा जो है अब बॉईल हो गया है तो हम चूल्हा बंद कर देते हैं। और डालने वाला काम कौन करेगा? कौन है यहाँ पे सबसे सुघड़ जो बगैर स्पिल किए? आई थिंक ब्रेक पे जाके हम चाय डालते हैं। थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, अल्लाह करे सीख ही लिया हो मैंने। ये देखिए, वेरी नाइस, ये बहुत सुगर है। चेक करें जरा, घर के सारे काम मैं करती हूँ। आज ये बात प्रूव करती है ना, कितनी नीटली डाली है मैंने चाय। आई लाइक द खामोशी सराउंडिंग दिस। लेकिन ये जो वाकई है अप्रिशिएबल है, आपने साथ में मैं होती तो मैं गिरा ये देती। अल्लाह इज्जत रखे। आखिरी भी पूरे 3 ये कप बनाए पूरी 3 कप चाय, क्या कहते हैं आप लोग? फिर एक साशे बनाए 3 कप चाय। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा और डाल लें, वरना कैसी लग रही है आपको चाय नीला? जबरदस्त। अब हम ब्रेक पे जाएं और हम पिए, ठीक है जी? हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मैं सबको टेस्ट कराती हूँ ताकि रिमार्क्स जो है मुझे ब्रेक में ही मिल जाए। और हम वापस आ रहे हैं और आपको बनाना सिखाएंगे एक बेहतरीन सा मास्क टमेटो से। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपको हम मजे मजे की चीजें बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पर। बताइए मुझे, ये आपका डोमेन है। जी बिल्कुल, आज हम आपको एक तो स्क्रब बनाना सिखाएंगे जो एक्नी के लिए और ब्लैक मार्क्स ऑन फेस एंड स्किन ग्लोइंग के लिए। अच्छा, जो आपकी स्किन पे छाइयां आ जाती हैं उसके बिल्कुल, लिए, जी। एक्ने के लिए और ग्लोइंग ग्लो स्किन के लिए। ठीक मतलब है। ये एक कितना जबरदस्त स्क्रब है कि अगर आप इसको घर में वीक में 2 टाइम यूज करते हो तो आपको किसी भी मैं खुद भी सैलून पे हूँ लेकिन फिर भी किसी फॉलोअर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि स्किन खुद ही इतना ग्लो करे। अब अपनी जो है ना कारोबार को कारोबार पे हम टुडा मार रहे हैं। सही है जी। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे टमाटर, ठीक है, और इसको हम 2 पीस करेंगे
ठीक है। ठीक है। और इसको हम टमाटो का निकालेंगे इस तरह से जूस। अच्छा, जिस तरह उसका माल्टे का निकालते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप जस्ट सिंपल हाथ से इसका ये पल्प नहीं निकलने देंगे, कोशिश करेंगे सीड्स अगर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने जूस निकाले, इसका जूस निकलेगा। ठीक है, इसको ना उसमें डाल दे, वो जो नींबू क्रशर नहीं होता है ना, उसमें निकला। ठीक है, ये आपने इसमें किया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जूस कम था तो इसलिए हम इसको इसमें शुगर को इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर देंगे। ठीक है। निकाल दूँ और भी हमें ये? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी 1 टेबलस्पून। ठीक है, हनी को हमने थोड़ा पतला कर लिया। हाँ ठीक है, ताकि वो मिक्स हो आराम से। ठीक है, ये इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, उसको, और जब ये इसमें चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर हम ये एक स्क्रब बन जाएगा। ठीक है, ये हनी थोड़ा हल्की सी बिल्कुल ये एक स्क्रब बन जाएगा। ठीक है, और इस स्क्रब को आप आराम से, अगर आप सिंपली इसको आप यूं लें और अपने फेस पे हल्का सा पहले आप टॉवल को स्टीम करें और उसे आप अपने फेस पे रखें। ठीक है। 2, 4, 5 मिनट के लिए कि आपके पोर्स ओपन हो जाए। ठीक है, वही कि आप डायरेक्ट स्टीम नहीं लोगे, आप टॉवल से अपने फेस को स्टीम दोगे। जब आपके पोर्स सारे ओपन हो जाएंगे देन आप ये स्क्रब लोगे और अपने फेस पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसका मसाज करोगे। ठीक है, और अगर आप अपनी बहन का कर रहे हो या तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि आप उसका सारी स्किन पे, गर्दन पे सारा, तो आप वो सारा इस पे स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करोगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, तो 5 मिनट जब ये उसी तरह रहेगा उसके बाद 5 मिनट ठंडे पानी से आप इसको वॉश आउट कर लोगे। ठीक है, और ये इंस्टेंट आपको स्किन ग्लो करेगा, आपकी एक्नी को रिमूव करेगा और जो ब्लैक मार्क्स हैं आपके फेस पे वो सारे एकदम से आपको फील होगा कि वो कम हो रहे हैं। और ग्लोइंग तो फौरन से आएगी आपकी स्किन पे। जिस तरह अभी हमने बताया कि इसके अंदर क्योंकि विटामिन सी होती है, बिल्कुल, तो उससे आई थिंक और हनी का ये है कि हनी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास लेडीज आ रही होती हैं जो जिनके यही कंप्लेन होती है कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, और स्पेशली क्योंकि सर्दियों में ड्राई भी हो जाती बिल्कुल है। और वो कहती नहीं हमें पॉलिशिंग नहीं करनी है, ब्लीच नहीं करनी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी सेंसिटिव स्किन है। तो हनी उसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप उसमें हनी ऐड कर रहे हो तो हनी मीन कि अगर आपने हनी ऐड कर दिया तो वो आपकी सेंसिटिव स्किन को मतलब डैमेज नहीं होने देगा। आपकी सेंसिटिव स्किन जो है उसको वो कवर कर देगा। हनी इसलिए जरूरी है इसमें। ठीक है, ये आपकी एक फर्स्ट स्क्रबिंग हो गई। ठीक है, ये भी स्किन। अब हम आएंगे एंटी एजिंग, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एंटी एजिंग आप समझें कि घर घर का मसला और घर घर की एक वो है और ये ऐसी चीज को अवॉइड नहीं कर बिल्कुल। एंटी एजिंग हम मतलब फेशियल करवा रहे होते हैं, एंटी एजिंग इस तरह से टेबलेट्स खा रहे होते हैं, सारी चीजें। अब ये कि एंटी एजिंग के लिए भी हम ये जैसे टमाटो, इसको हम ये इसका भी जूस निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरे का भी निकाल सकते हैं अगर आप कहती हैं तो। उसमें हम अभी वो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, टाइम बड़ा कम रहेगा। और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। ठीक है, हाफ लेमन डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने लेमन ऐड किया इसमें, और प्लस इसमें भी हम शुगर ऐड हनी ऐड करेंगे, सॉरी। ठीक है, इसमें लेमन आ गया, टमेटो एंड हनी। ठीक है, अब जब इसमें लेमन ऐड कर दिया तो लेमन ये जो है ये आपकी, अगर आपकी स्किन जो ऑयली है, ठीक है, और आपको अब एंटी एजिंग आपको प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग आप कुछ करना चाह रहे हो या आपकी स्किन ऑयली है, आपके बहुत ज्यादा एक्नी बन रहे हैं या कुछ भी आपके, तो आप जब इसमें लेमन ऐड कर दोगे तो लेमन आपकी स्किन को स्मूथ भी करेगा। ठीक है, आपकी स्किन को जैसे आपकी स्किन को टाइट करेगा। अच्छा, ठीक है, और जब आपकी स्किन टाइट होगी ड्राई तो स्किन के लिए लेकिन नहीं है, बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें ये ऐड कर लेते हो, लेमन ऐड करोगे तो आपकी स्किन को टाइट करेगा। ठीक है, ये भी एक समझे कि जैसे क्लींजर होता है ना, उस टाइप से बन जाएगा। आप इसको एज अ क्लींजर अपने फेस पे लगाओ। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ज्यादा इसका मसाज नहीं करोगे, 2 से 3 मिनट के लिए लगा के आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद आपको मतलब आप 5 से 7 मिनट आप इसको और लगा रहने दो, थोड़ा सा जब ये अपना हो जाए लूक वार्म वाटर से इसको जो है आप हटा बिल्कुल कूल वाटर से अगले का भी जल्दी से बता नेक्स्ट आगे हम बिल्कुल हम अगर आप लोग इंग्रेडिएंट्स बता दो, क्योंकि हमारे पास कितना टाइम रहता है हैं जी?
अच्छा, बस हमारे हम पास- जल्दी से बताएं, हम इसमें खीरा ऐड कर रहे हैं, ठीक ठीक है, है, हाँ। और खीरा, और उसमें हम लोग पुदीने के पत्ते ऐड कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक टोमेटो, और उसके बाद हम जब इसको ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ तो ये एक जूस बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपने ग्लास में इसको डाल के आप एक अदद लीमू उसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हनी, और ये बहुत जबरदस्त शेक बनेगा। और आप इसको ये पीने के लिए? जी 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 बिल्कुल, ठीक ये है, आपको हमने बिफोर पीने के लिए बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक ठीक है। है, आप ये पियोगे और आपकी स्किन इंटरनल आप ग्लो तो करोगे। ये हमने एक आपको डिटॉक्स चीज बता दी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सॉरी हमारा टाइम जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। थैंक यू डॉक्टर मीना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इतनी अच्छी अच्छी अपनी चीजें बताई। इसको इस्तेमाल कीजिए और प्लीज केयरफुल प्रिकॉशंस के साथ अपनी स्किन की टाइप जरूर देख लिया कि नहीं, कुछ चीजें जो है कुछ को बिल्कुल सूट नहीं करती, तो वो देखकर उसके बाद इस्तेमाल करो। अगर आपको अच्छा असर होता है तो हमें दुआएं दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।